गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। क्या हाल है भाई? विवेक, अंकित, कुणाल, सौरभ, कशिश, आयुष, मिथिल, तनुज, निशांत, मोहित, तेजस, प्रिंसी, निया। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। क्या हाल है? हाँ भाई, कैसे हो सब लोग? क्या चल रहा था? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अच्छा, आप मुझे ये बता दो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जल्दी से बता दो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? आ रही है? हाँ ठीक है। आप अभी पूरी तरह से गला ठीक नहीं है ना? अभी धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से पिछली क्लास में तुम लोगों ने आवाज़ को लेकर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया था, वैसे इस क्लास में भी बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाना। बट क्योंकि फिर वही बोलूँगा मैं, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है ना? क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये छोटे मोटे इश्यूज जो हैं ये हमारे लिए मैटर नहीं करते कि आवाज़ ख़राब निकल रही है, सर गले में दर्द हो रहा है और ये हो रहा है वो रहा है, ये सब बेकार की बकवास है। हमें बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आगे लेनी है, इसलिए हम सब लोग जो हैं इन सब बातों को एकदम अलग कर देते हैं। और मैं ये नहीं सोचूंगा कि मुझे कुछ बोलते वक्त तकलीफ है, तो और तुम ये नहीं सोचोगे कि आवाज़ ख़राब आ रही है तो हम नहीं पढ़ेंगे, हमें समझ में नहीं आ रहा है। मतलब समझ रहे हो, मैनेज करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हम लोगों ने लास्ट क्लास में हाइड्रोलिसिस के केसेस किए थे, तो जो बेसिक बात बोलूं अगर मैं, तो हम लोगों ने हाइड्रोलिसिस के जो केसेस किए हैं, उन केसेस की अगर मैं बात करूं, तो उन केसेस में हम लोगों ने अ, अगर मैं केसेस की बात करूं तो जो अब तक तुम लोगों ने किए हैं वो है हाइड्रोलिसिस के जितने भी केसेस हमने किए हैं, वो सारे केसेस हमारे हो चुके हैं। इसके अलावा हाइड्रोलिसिस का और कोई केस नहीं बनेगा, जिसमें पहला केस तुम्हारा था नो हाइड्रोलिसिस का। और हम सब जानते हैं नो हाइड्रोलिसिस में हमें बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कैटायन और अनायन की हाइड्रोलिसिस ही नहीं हो रही है, नमस्कार बेटा, तो अगर कैटायन एनायन की हाइड्रोलिसिस ही नहीं हो रही है, तो सर पीएच कौन डिसाइड करेगा? सर सॉल्ट के गिरने से तो वैसे ही कुछ नहीं हो रहा है, तो पीएच पानी डिसाइड करेगा। और नॉर्मली बोला यह जाता है कि पानी की जो पीएच है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो 7 ली जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ सर, अब नो हाइड्रोलिसिस के केस में तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, पीएच विल बी डिसाइडेड बाय वाटर, है ना? फिर उसके बाद तुमने एनायनिक कैटायनिक हाइड्रोलिसिस की बात की थी, तो ऐसा पॉसिबल था कि हमारा कैटायन जो है वो हाइड्रोलाइज कर जाए। और तुमने ये देखा था कि ऐसा केस सिर्फ तभी बन सकता है जब वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट। तो अगर वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट हुआ, तो ऐसे में सर कैटायन से बात कर लेंगे, क्योंकि कैटायन वीक बेस से आएगा, तो कैटायन अपना बातचीत कर लेगा। और कैटायन की बातचीत क्या करती है? कैटायन की बातचीत वाटर में से OH को लेकर H प्लस को रिलीज करती है और सोल्यूशन एसिडिक को बनाती। फिर उसके बाद अगर वो पूछे कि भाई पीएच कैसे निकलती है, तो सर हमने कुछ कुछ फॉर्मूले याद कर रखे थे पीएच के, हम वहां को डायरेक्ट यूज करके मेरा आंसर आ जाएगा, झंझट ही नहीं है सर। ठीक। तीसरी बात जो आपने की थी वो थी एनायनिक हाइड्रोलिसिस। और एनायनिक हाइड्रोलिसिस के केस में हम लोगों ने डिसाइड किया था कि भाई ऐसा है, ऐसा तभी होगा जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें। नो हाइड्रोलिसिस में मुझे लिख भी देना चाहिए था यहां पर, जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात करते हैं तो नो हाइड्रोलिसिस का केस बनता। ठीक। अच्छा, ऐसे में क्या होता था एनायनिक हाइड्रोलिसिस, जब कोई कैटायन और एनायन मिलकर सॉल्ट जो बना रहे हैं, उसमें जो एनायनिक पार्ट है, वो एनायनिक पार्ट जिस एसिड से आ रहा है, एनायंस तो एसिड से आते थे और कैटायंस बेस से आते थे, तो जो एनायनिक पार्ट है वो जिस एसिड से आ रहा है, अगर वो एसिड कमजोर है तो एनायनिक पार्ट हाइड्रोलाइज करेगा। जितना कमजोर होगा उतना ज्यादा उसका एनायन हाइड्रोलाइज करेगा। हम लोगों ने पहचाना था कि Ka की वैल्यू के कम होने से एनायंस की हाइड्रोलिसिस बढ़ती जाती है, क्योंकि Ka
के कम होने से KH बढ़ता था, KH इज इक्वल टू KW बाय K। तो Ka के कम होने से KH बढ़ता था, KH के बढ़ने से डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बढ़ती थी, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस के बढ़ने से सर रिएक्शन फॉरवर्ड जाती थी और अकॉर्डिंगली H प्लस या OH माइनस ज्यादा निकल के आते थे, अगर आप एनायन कैटायन जिसकी भी बात कर रहे हो, ठीक है। और फिर मुझे इसका फॉर्मूला पता था, एनायनिक हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला लगाकर मैं पीएच लगा दूंगा। फिर चौथा पांचवा केस था बोथ हाइड्रोलिसिस का। बोथ हाइड्रोलिसिस का केस क्या बना था सर, जिसमें एसिड भी वीक हो और बेस भी वीक हो, ऐसे में दोनों लोग हाइड्रोलाइज करेंगे, और जब दोनों हाइड्रोलाइज करेंगे तो रिजल्टेंट सोल्यूशन एसिडिक बेसिक में से कुछ भी हो सकता है। इनफैक्ट एक केस तो मैंने ये याद किया था कि दोनों लोग हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, लेकिन पीएच फिर भी 7 है, क्योंकि जो वीक एसिड्स और वीक बेसिस हैं हमारे, उनके के भी वैल्यू सेम। तो जो के था जिसका एग्जाम्पल अमोनियम एसीटेट तुमने लिया था, ठीक है, तो वो एक यूनिक एग्जाम्पल है, उसको हम ध्यान रखेंगे। दूसरा जो केस बनाया था हम लोगों ने, वो केस बनाया गया था ऐसा केस जिसमें हमने ऐसा एनायन लिया था जो पॉली एनायन, यानी नेक्स्ट केस हमारा बना था पॉली एनायन वाला। और पॉली एनायन वो केस था जिसमें एक से ज्यादा बार हाइड्रोलाइज होता था। कार्बोनेट आयन हो सकता है, आपका फॉस्फेट आयन हो सकता है, ये सब हमारे पॉली एनायन थे। फॉस्फेट आयन हो गया, कार्बोनेट आयन हो गया, ये हमारे पॉली एनायंस थे जो एक से ज्यादा बार हाइड्रोलाइज हो सकते थे। और अगर ये एक से ज्यादा बार हाइड्रोलाइज हो सकते थे तो हमने क्या देखा था कि एनायन तो यही, और एनायनिक हाइड्रोलिसिस के फॉर्मूले में आपको इनका जो वीक एसिड है उसका सबसे छोटा के यूज करना था। अब भाई ये तुम्हें याद रखना था, हमने सारा डिटेल में फटी आवाज में ये सारी बातें की थी, तो हमने ये याद किया था कि इनका जो एसिड है, जैसे ऊपर वाले का एसिड H2CO3 है, इसका एसिड H3PO4 है, तो मैंने ये याद किया था इनके 2 के वैल्यूज होगा, इसका K1 होगा और इसका K2 होगा। इसके 3 के वैल्यूज होंगे, K1 भी होगा, K2 भी होगा और K3 भी होगा। और मैंने ये बताया था कि एनायनिक हाइड्रोलिसिस वाले फॉर्मूले में आप K2 को यूज करिएगा, इस केस में K3 को यूज करिएगा। यानी अगर आपको पॉली एनायन दे रखा है तो आप एनायन तो यही, तो एनायन का फॉर्मूला तुमने याद कर रखा है, उस फॉर्मूले में आप उसका जो वीक एसिड है उसका सबसे छोटा के यूज करिएगा, ये याद रखना था। और लास्ट केस हम लोगों ने किया था जिसमें आपने एम्फीप्रोटिक एनायन लिए थे, एम्फीप्रोटिक। और एम्फीप्रोटिक एनायंस के केस में आपने देखा था कि सर ये बड़े सीधे होते हैं, इनकी पीएच कॉन्सेंट्रेशन से, इस तरह के सॉल्यूशंस जिसमें एम्फीप्रोटिक एनायंस है, इस तरह के सॉल्यूशंस की जो पीएच है वो कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट थी, और मस्त आपका आसानी से पीएच कैलकुलेट किया जाता था, जिसमें √K1 इंटू K2 भी बन सकता था, √K2 इंटू K3 भी बन सकता था। यानी अब इस केस में ये वो केसेस हैं जिसमें आपकी पीएच कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट थी। एक केस तो आपका ये था जिसमें आपकी पीएच कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट थी, और एक केस आपका ये था जिसमें आपकी पीएच कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट थी। तो ये कुछ केसेस थे जो हाइड्रोलिसिस के केसेस थे, इनमें इंडिविजुअल फॉर्मूले भी थे, इसमें सारी बातें थी। जो बच्चा इसको आराम से रिवाइज कर सकता है, जो बच्चा इसको सही से रिवाइज कर लेगा, वो हाइड्रोलिसिस में कहीं कोई झंझट नहीं रखेगा। तो सब लोग इसको कायदे से रिवाइज कर लें, ठीक। अच्छा, फिर हमने एक सवाल भी किया था जिसमें हमने अलग अलग NaOH गिराया जा रहा है और आपका बर्तन अलग अलग तरह से रिएक्ट कर रहा है। तो जिसमें बर्तन कह रहा है कि भाई मैं तो एसिड हूं, है ना, कभी बर्तन कह रहा है कि मैं तो एम्फीप्रोटिक एनायन पड़ा हुआ है, कभी बर्तन कह रहा है कि मैं तो एक पॉली एनायन हूं। समझ रहे बात के? तो बर्तन का बिहेवियर अगर मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूं तो मैं फॉर्मूले यूज करके खटाखट आंसर कैलकुलेट कर सकता हूं। ज्यादातर बच्चों को दिक्कत आती है, वो ये पहचान नहीं पाते कि एक्चुअली बर्तन का बिहेवियर क्या है। तो आज मैं उसी तरह का सवाल या वही सवाल फिर से करूंगा, लेकिन और बड़ा बनाकर, और डिटेल बनाकर, ठीक। लेकिन उससे पहले मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए ताकि मैं उस बड़े सवाल को डील कर सकूं, एंड दैट इज माय बफर सॉल्यूशंस। तो मुझे ऐसा लगता है जेई के पेपर में सबसे ज्यादा सवाल सॉल्युबिलिटी के बाद, अगर मैं सॉल्युबिलिटी को हटा दूं तो सॉल्युबिलिटी के बाद सबसे ज्यादा सवाल बफर सॉल्यूशंस पर पूछे जाते हैं। समझो,
अब आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। अब ये अजीब सा सवाल है कि क्या मैं यहां से स्टार्ट कर सकता हूं? अगर तुम्हें मेरी शक्ल ठीक लग रही है तो यहां से स्टार्ट कर लो बेटा, और क्या बोलूं मैं। पहली बात तो ये, मुझे ये नहीं समझ में आता कि तुम क्या कैसे होता है, क्या आज ही एडमिशन लिया है, क्यों नहीं आते हो रेगुलरली भाई? ऐसा ये तो गलत तरीका है ना। तो बहरहाल, तो बफर सोल्यूशन क्या? बफर सोल्यूशन क्या है? देखो, हमें पता है कि तुम में से बहुत सारे लोग जो हैं बफर सॉल्यूशंस के बारे में बिल्कुल गलत बताते हैं, और किताबें तो पता नहीं क्या ही कहती हैं ना। लेकिन वही है कि सोच भी एक चीज होती है जो कई सालों से पढ़ने पढ़ाने के बाद निकाली जाती है, और वो सोच ही तुम्हें इतने दिनों से आप बताने की कोशिश कर रहे हैं। तुम देख रहे होगे किसी भी चैप्टर में बहुत ज्यादा किताबी बातें या बहुत ज्यादा लिखी हुई बातें या बड़ा टेक्निकल बातें वो हम कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हमने खुद भी नहीं पढ़ी है, और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि तुम भी इस तरह की किसी बकवास में फंसो। समझ रहे बात को? तो कोशिश हम लोग की हमेशा यही रही है कि बड़ी सीधी लैंग्वेज में बात करें, लेकिन वो बात भी तभी समझ में आएगी जब आप सुनेंगे, उसको समझेंगे, उसको दोहराएंगे, उस पर काम करेंगे। हर चीज इतनी आसान नहीं हो सकती कि सर आयनिक इक्विलिब्रियम का डिस्कशन है आपके फिजिकल केमिस्ट्री के सबसे मुश्किल चैप्टर में गिना जाता है, और सर ये हमें हाइड्रोलिसिस की बातें जो अभी आपने ये 5 बातें बताई, 6 बातें बताई, सर ये बातें जो है हमें याद हो जाएं, सर हम समझ जाएं। बेटा, इसमें मेहनत करनी पड़ेगी ना, आपको पहचानना पड़ेगा कि कब नो हाइड्रोलिसिस बनती है। अगर आपने पहचान लिया कि कैटायनिक हाइड्रोलिसिस है तो उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। दो तरीके के फॉर्मूले मैंने बताए थे, एक H+ वाला फॉर्मूला था, एक pH वाला फॉर्मूला था। हमने हर तरह से, तो इसमें आदमी को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती। तो जो बच्चे मेहनत करेंगे उनको चीजें आसान लगेंगी, और जो ये सोचेंगे कि नहीं आ जाए तो कितना अच्छा है, ऐसे बैठे ऊपर से आ रहा है, ऐसे नहीं हो सकता। बिकॉज अब समझ रहे बात को, अब बड़े हो चुके हैं, अब हम बड़े हो चुके हैं। ये 2 गुणा 2 और 2+2 की कहानी नहीं बची है, और अब ये चीजें मुश्किल हैं। और तुम समझते होगे ये सिर्फ मेरा सब्जेक्ट या हमारी केमिस्ट्री नहीं है, फिजिक्स भी है, ये मैथ्स भी है सर। ये इतनी ही हार्ड होती हैं, इनमें इतना ही अकल लगाना पड़ता है सर। मैं केमिस्ट्री को आसान मानकर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को टफ नहीं समझता। जिस तरह से फिजिक्स मैथ्स में अकल लगाता हूं, उसी तरह से मुझे केमिस्ट्री में भी अकल लगानी पड़ेगी, तभी मैं इसको समझ पाऊंगा। समझ रहे हो बात को? बहरहाल, तो अब बफर सॉल्यूशंस के बारे में अगर बात करें तो देखो, किताबें ये कहती हैं, अब बल्कि कई बार हमसे गलत स्टेटमेंट निकल जाता है, हम अभी डिटेल में डिस्कशन करते हैं। बफर सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जो पीएच में करने वाले हम चेंजेस को रजिस्ट करते हैं। यानी अगर मैंने किसी तरह से पीएच को चेंज करने की कोशिश की तो वो बफर सॉल्यूशन उस चेंज को रजिस्ट करने की कोशिश करता है। बिल्कुल गलत डेफिनेशन, बिल्कुल गलत डेफिनेशन है। बफर सॉल्यूशंस पीएच चेंज को रजिस्ट तब करता है जब आप पीएच चेंज किसी एसिड या बेस को डाल के कर रहे हैं, लेकिन स्मॉल अमाउंट में। आप मेरी बात समझिएगा, आप ये कह रहे हैं कि बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जो पीएच में होने वाले चेंज को रजिस्ट करता है। अरे भाई, कैसी बातें कर रहे हो? पीएच में होने वाले चेंज को रजिस्ट तो मैं तभी कर पाऊंगा जब थोड़ा बहुत चेंज करने की कोशिश की जाए। आपने कहा भाई ऐसा है, आपका बफर सॉल्यूशन है, मैं इसके अंदर एसिड डाल दूंगा थोड़ा सा, तो ऑब्वियसली एसिड डालने से पीएच कम होनी चाहिए। लेकिन वो बफर सॉल्यूशन क्या बोल रहा है कि नहीं नहीं, मैं इतना कम नहीं होने दूंगा, मैं रजिस्ट करूंगा सर, मैं अपने पीएच चेंज को रजिस्ट करूंगा। मानता हूं, लेकिन सोचो अगर आप उसी बफर सॉल्यूशन में बाल्टी भर के एसिड डाल दे और अब आप कहें अबे यार बफर नहीं हो यार, है तुम रजिस्ट ही नहीं कर पाते। अरे गजब आदमी हो, तुमने उसकी जान ले ली और कह रहे हो रजिस्ट नहीं कर पाते। सर, ट्रेन के आगे खड़े होके हम ट्रेन को रोकने, ट्रेन को रजिस्ट कर रहे हैं ताकि वो ना चले। अबे इसे रजिस्टेंस नहीं, इसे सुसाइड कहते हैं। समझो बात को, ट्रेन को पता भी नहीं चलेगा, एक हॉर्न मारेगी पै, फिर तुम्हारी पीछे से आवाज निकलेगी पै, और खेल खत्म हो जाएगा। समझो बात को, यानी रजिस्टेंस का अपना एक मतलब होता है यार। आप रिक्शे वाले को रोक रहे हैं, साइकिल को रोक रहे हैं, अपने साथ के दोस्त को रोक रहे हैं, सर इसे रजिस्टेंस कहते हैं। सर, ट्रेन के आगे खड़े होकर ट्रेन को रोकना, सर ये काहे का रेजिस्टेंस है? सर बिल्कुल बेकार की बात है, इसे बिल्कुल रेजिस्टेंस नहीं कहते। यानी मेरे कहने का मतलब है, आप एक ऐसे सॉल्यूशन है जो थोड़ा बहुत एसिड डालने से या थोड़ा बहुत बेस डालने से पीएच में होने वाले चेंज को रजिस्ट करता है। आप इसको बफर बोल सकते हैं। लेकिन ये कि सर मैंने सुना है सर मेरा जो ब्लड है वो भी बफर होता है। हाँ बिल्कुल लॉजिकल है यार, हमारे दुनिया भर के अंदर मसाला भरा गया है सर, किडनी है, अब हमने सुना है इसमें दिल, गुर्दे, न जाने क्या क्या चीजें होती हैं। ये सब लोग सर एक पर्टिकुलर पीएच पर ही खेलते कूदते रहते हैं। अब अगर आपके ब्लड की पीएच ही बदलती रहे, आज समोसा खाया है, आज हम एसिडिक हैं, कल कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे, कल हम बेसिक हो जाएंगे, तो ऐसे में सर अंदर का जो मसाला है वो तो वैसे ही खराब हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो हमारा जो ब्लड है वो खुद एक बफर सोल्यूशन है। ये छोटा मोटा समोसा कोल्ड ड्रिंक से कुछ
नहीं होता। लेकिन अब कोई ये कहे कि अरे यार हमने सुना हमारा तो ब्लड बफर है, अब हम एक काम करते हैं HCl के इंजेक्शन भरेंगे और HCl के इंजेक्शन लगाएंगे। अरे भाई HCl के इंजेक्शन लगाओगे तो निपट जाओगे, ब्लड कहेगा ऐसी तैसी तुम्हारे बफर सोल्यूशन की खत्म हो गया। मेरी बात समझ रहे हो? यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप एक ऐसे सोल्यूशन है जो पीएच चेंज को रजिस्ट कर रहे हैं, कब? जब आप स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस डालकर उसको चेंज करना चाहें। भरकर आप कोई चीज डाल देंगे बाल्टी भर के तो वो रजिस्ट नहीं कर पाएगा। सब लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? यानी अगर मैं बफर सोल्यूशन की सिर्फ डेफिनेशन लिखना चाहूं, अ सोल्यूशन विच resist the change in pH on addition of small amount of strong acid और स्ट्रॉन्ग बेस। और इसमें भी इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें भी इंपॉर्टेंट है रजिस्ट। आप समझ रहे हैं? रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि मना कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं है कि हम होने नहीं देंगे, फिर तो लड़ाई हो जाएगी ऐसे तैसे हमें, ऐसा नहीं। जितना चेंज होना चाहिए, है ना, समझ रहे बात को? जितना चेंज होना चाहिए उतना चेंज नहीं आने दे रहा है मेरा सोल्यूशन, इसलिए मेरा सोल्यूशन एक बफर सोल्यूशन। और जितना कम चेंज आने देगा, समझ रहे बात को, जितना रेजिस्टेंस आपका ज्यादा होगा आप उतने ही बढ़िया बफर माने जाएंगे। यानी कहने का मतलब यह हुआ, एक बफर बढ़िया तब माना जा रहा है जब वो पीएच में चेंज होने को ज्यादा से ज्यादा रोक ले। देखो चेंज तो होना है ना, समझ रहे बात को? चेंज तो होना है। अब ये तो गलत बात है सर, अंदर H+ जा रहा है और आपका पीएच चेंज नहीं हो रहा है। चेंज तो होना है, लेकिन सर जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है और बहुत ज्यादा रोक रहा हूं मैं, यानी मैं बहुत ज्यादा रजिस्ट कर रहा हूं, तो ऐसे में मैं बहुत बढ़िया बफर माना जाऊंगा। जितना कम रजिस्ट कर पाऊंगा उतना खराब बफर माना जाऊंगा, और अगर मैं रजिस्ट ही ना कर पाऊं तो मैं बफर नहीं। मेरी बात समझ रहे? अब सर बात ये, हमें इस पूरे टॉपिक में सीखना क्या है? अब मेरे हिसाब से अगर मैं अच्छी बात करूं तो मेरे हिसाब से मुझे सबसे पहले ये सीखना है कि ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के पैदा होने का रीजन क्या है। ये ऐसा क्या कर दिया आपने कि आपने जो है रजिस्ट कर दिया और हमने H+ डाले, वो H+ गायब हो गए। अरे रेजिस्टेंस का मतलब यही हुआ ना कि पीएच में चेंज नहीं होगी या ना के बराबर होगी, तो गए कहां? सर मैंने जो इंजेक्शन लगाया है वो गया कहां? ये सब मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखाऊंगा कि जो तुमने इंजेक्शन लगाया वो गया कहां। समझ रहे बात को? लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी बातें जो लोगों के दिमाग में एक अजीब सा मिसकंसेप्शन बनाए हुए हैं, और बुक्स भी उसको अजीब तरीके से लिखकर सब गलत सलत बकवास करती है। ठीक, पहला सवाल मैं तुमसे पूछता हूं, क्या HCl का सोल्यूशन कभी बफर हो सकता है? क्या HCl का सोल्यूशन बफर हो सकता है? यह हमारा पहला सवाल। तो लोगों ने कहा कि भाई HCl तो सर टूट ही जाता है सर, अब टूट गया तो उसमें क्या सोल्यूशन और क्या बफर? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए मैं HCl का सोल्यूशन ले लूं, HCl का सोल्यूशन समझते हो आप? सोल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये पहला केस बना रहा हूं, सोल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, सोल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। यानी स्ट्रॉन्ग एसिड या और है, ये मतलब दोनों एक साथ नहीं है, या स्ट्रॉन्ग बेस का अगर आपके पास सोल्यूशन है तो क्या ये बफर की तरह ट्रीट किया जाएगा? तो मैंने कहा कि बिल्कुल, लाइन सही से खींचेंगे तो देखेंगे। ये लाइन खींच देते हैं भाई, ये है गजब लाइन है। तो ये है, तो ये कह रहे हैं कि क्या HCl का सोल्यूशन बफर हो सकता है? तो मैंने कहा हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर आप बात कर रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्यूशन जो है बफर है या नहीं, इसके बारे में सोच के देखते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस? तो कुछ बच्चे हाँ लिख रहे हैं, कुछ ना लिख रहे हैं। अब ये तो देखो ये है क्या? अब देखो बहुत सीधा सा है कि HCl के सोल्यूशन के बारे में हमने क्या सोचा था। तुम देखो मैं तुम्हें बताता हूं, HCl के बारे में तुम्हें एक बात पता है कि HCl का जो सोल्यूशन, चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड ले लें या स्ट्रॉन्ग बेस ले लें, सर ये दो तरह से बिहेव कर सकता है। एक तो ये सोल्यूशन डाइल्यूट भी हो सकता है, और एक ये सोल्यूशन सर कंसंट्रेटेड भी हो सकता है। बात तो सही है सर।
कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस हमारे जेई के सिलेबस में कभी भी नहीं आते, क्योंकि इनमें अननेसेसरी सर कंसंट्रेशंस कैलकुलेशंस में एक्टिविटी वगैरह को इन्वॉल्व करना पड़ता है, और ये हमारे जो है मतलब की बात ही नहीं होती। ठीक, तो ऐसे में अगर मान लीजिए मैंने डाइल्यूट सोल्यूशन लिया, तो डाइल्यूट सोल्यूशन के बारे में मुझे क्या इंफॉर्मेशन, सर डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब है अल्फा इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स 100% डिसोसिएशन। आप समझ रहे हैं, 100% डिसोसिएशन, यानी ये HCl जो है ये 100% डिसोसिएट कर जाए। अब अगर ये 100% डिसोसिएट कर गया तो क्या होगा सर, अगर ये 100% डिसोसिएट कर गया तो इसका मतलब ये हुआ कि जो HCl है वो पूरा का पूरा टूटकर H+ और Cl- में ब्रेक कर गया। ठीक, अब अगर आप इस सोल्यूशन में ऊपर से मान लीजिए थोड़े बहुत H+ गिराते भी हैं, थोड़े बहुत H+ अगर आप गिराने की कोशिश करते भी हैं, तो क्या होगा सर, वो H+ अंदर जाके बढ़ जाएंगे सर। ऐसा तो है नहीं सर वो H+ जो है Cl- के साथ रिएक्ट करके HCl बना देंगे। बना सकते हैं सर, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन HCl तो फिर से टूट जाएगा ना सर। ये तो डाइल्यूट एसिड है सर, डाइल्यूट स्ट्रॉन्ग एसिड्स तो 100% डिसोसिएट कर जाते हैं। आपने H+ डाले, H+ बढ़ जाएंगे, आपने OH डाला, OH बढ़ जाएगा सर। होना तो कुछ है नहीं, इसका मतलब ये हुआ सर ये सोल्यूशन आपके डाले गए H+ या OH- को रजिस्ट नहीं कर रहा है सर। दिस विल नॉट बी अ बफर सोल्यूशन। कौन सा सर, डाइल्यूट HCl सोल्यूशन विल नॉट बी अ बफर सोल्यूशन। सो एनी डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इट विल नॉट एक्ट एज अ बफर सोल्यूशन। ठीक, लेकिन अगर यही कॉन्सेंट्रेटेड होता, मैंने कहा भाई क्या फर्क पड़ता है बे, डाइल्यूट हो, अजीब गजब घनचक्कर आदमी हो, अब कंसंट्रेटेड ले लो चाहे डाइल्यूट ले लो, इससे क्या लेना देना है। मैंने कहा नहीं नहीं, एक बार काम करते हैं, एक बार कंसंट्रेटेड लेते हैं। तो अब मैंने कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ले लिया। ये जो HCl का कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है ये भी H+ और Cl- में ब्रेक करता है, लेकिन सर ये एक इक्विलिब्रियम बनाता है। आप समझिए, अरे सर स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्यूशन भी इक्विलिब्रियम बनाता है, अल्फा इज नॉट इक्वल टू 1। समझिएगा मेरी बात को। सर ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड तो अल्फा 1 ही शो करता है। गजब आदमी है ये इक्विलिब्रियम कैसे बना रहा है। देखो बड़ा आसान है, अब तुम सोचो, अगर मैं डाइल्यूट सोल्यूशन और कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में अंतर देखूं, तो डाइल्यूट सोल्यूशन में क्या होगा सर, HCl टूट जाएगा, एक H+ यहां पड़ा होगा, एक यहां पड़ा होगा। सर डाइल्यूट सोल्यूशन है सर, इक्के दुक्के H+ पड़े होंगे, ये सर इक्के दुक्के Cl- पड़े होंगे सर। दूर दूर अपना टहल रहे हैं, क्या लेना देना है। यानी H+ टहल रहा है, फ्री मूविंग H+। समझ रहे बात को। लेकिन सर जब आप कॉन्सेंट्रेटेड की बात करते हैं तो बहुत सारे H+ होंगे जो टूट कर तैयार हुए होंगे, जरा समझना। यानी अगर मान लीजिए ये HCl पूरा टूट जाए तो ये कैसा दिखाई देगा सर, पूरा टूट जाएगा तो खूब सारे H+ होंगे सर, खूब सारे H+, और इन्हीं खूब सारे H+ के बगल में सर खूब सारे Cl- होंगे। ऐसे समझिए बात को, ये खूब सारे Cl-। अब होगा क्या सर, अगर आप ये कहते हैं कि सारे के सारे H+ जो हैं वो फ्री मूविंग H+ है, फ्री मूविंग, जरा समझना बात को, ये सारे के सारे H+ फ्री मूविंग है, तो सर आप गलत कहते हैं। क्योंकि अगर ये H+ चलना शुरू करेगा, जरा समझना, ये H+ कह रहा है मैं चल रहा हूं, ये H+ कह रहा है मैं अभी फ्री चल रहा हूं ऐसे, तो फौरन ये वाला Cl उसको पकड़ लेगा। जरा समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सर इतने सारे H+ हैं, इतने सारे Cl हैं, सर ये कैसे हो सकता है कि HCl H टूट कर H+ और Cl- में ब्रेक कर जाएगा। सर ऐसा तो होना ही है कि H+ और Cl- वापस भी चिपकने लगेंगे, क्योंकि बहुत सारे H+ हैं, बहुत सारे Cl हैं। जैसे ही H+ चलने की कोशिश करेगा, Cl उसको पकड़ लेगा और किस में कन्वर्ट कर देगा, HCl में। यानी कहने का मतलब यह हुआ सर, ड्यू टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl देयर मस्ट बी एन इक्विलिब्रियम। एक इक्विलिब्रियम जरूर एग्जिस्ट करेगा सर, H+ और Cl- भी बनेंगे, और H+ और Cl- के जुड़ने से HCl भी एग्जिस्ट करेगा। और ये इक्विलिब्रियम ये कहता है कि अगर आपने ऊपर से H+ डाला, जरा सोचो कमाल होने वाला है, अगर आपने ऊपर से H+ डाला तो ये इक्विलिब्रियम ली चैटले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली क्या बोलेगा, अच्छा H+ बढ़ा रहे हो, हम H+ को घटाएंगे और ये रिएक्शन पीछे भागने लगेगी। मेरी बात समझ रहे हो। यानी जैसे ही आप इसके अंदर H+ ऐड करेंगे तो ये रिएक्शन थोड़ा सा पीछे भागना स्टार्ट करेगी, एंड दिस इज ली चैटले प्रिंसिपल। आप चाहें तो इसको कॉमन आयन इफेक्ट बोल दीजिए, जो दिल करे। यानी ड्यू टू दिस कॉमन आयन इफेक्ट ये रिएक्शन बैकवर्ड चलेगी, और अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड चलेगी तो आपने अगर इसके अंदर 100 H+ डाले तो उन 100 H+ में कुछ H+ तो बैकवर्ड डायरेक्शन में कंज्यूम हो जाएंगे। ये H+ रिएक्ट करने लगेगा तो H+ का अमाउंट कम होने लगेगा। तो पीएच में जितना चेंज आना चाहिए था उतना चेंज नहीं आ पाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ सर, ये एक बफर है, अच्छा नहीं है सर, ये बात ध्यान रखिएगा, अच्छा नहीं है, बफर है।
अच्छा हम बाद में पढ़ेंगे। समझना जरा बात को, यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर कभी पूछा जाए क्या कॉन्ग सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग एसिड का बफर हो सकता है, तो कॉन्ग सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग एसिड के बफर की तरह बिहेव कर सकता है। अच्छा नहीं है, अच्छा बाद में पढ़ेंगे। जरा समझना बात को, यानी कहने का मतलब डाइल्यूट HCl का सॉल्यूशन तो सर 100% निपट जाएगा सर। अब मेरे ख्याल से तुम में से बहुत सारे बच्चों को बात में दिमाग में बात आ रही होगी, अगर इक्विलिब्रियम हुआ तब तो आगे पीछे भागोगे, इक्विलिब्रियम ही नहीं हुआ तो डालेगा H+ और डालेगा OH- को कौन खाएगा? भाई खाने का मतलब तो ना ये आदमी भूखा है, मुंह खोल के खड़ा है, खाने का मतलब है तुमने डाले हम भाग गए पीछे। समझ रहे हो बात को? ऐसे ही मान लीजिए किसी ने OH डाला तो क्या होगा, अगर आपने OH डाला तो ये वाले जो H+ है ये OH को खाने लगेंगे और रिएक्शन आगे जाने लगेगी, यानी आपकी रिएक्शन आगे पीछे भागकर उस डाले गए इफेक्ट को नलिफाई करने की कोशिश कर रही है। दिस इज बफर। अच्छा नहीं है, अच्छा बाद में पढ़ेंगे। समझो बात को, बात का मतलब ये नहीं अगले साल पढ़ेंगे, बात का मतलब अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। सब लोगों को ये बात समझ में आ रही है? टिन सोहम दास तुम तो शरीफ थे बे, टिन क्या कर रहे हो? अच्छा टै 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 टै, अच्छा सबके समझ में आया भाई? भाई देखो ऐसा कोई उल्टी सीधी बातें मत करो भाई, बात समझ लो। अब कैसे बताएं हम, हाथ पकड़ के भी तो तुम्हें बाहर नहीं निकाल सकते, दिक्कत तो ये है। समझ रहे हो बात को? तो यानी जो पहली बात सीखी, क्या सीखी कि सर जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं उन स्ट्रॉन्ग एसिड्स के सॉल्यूशंस बफर नहीं होते, है ना, बात खत्म हो गई। लेकिन सर अगर डाइल्यूट है तब तो बात ही खत्म है, इक्विलिब्रियम ही नहीं। लेकिन अगर वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो ये इक्विलिब्रियम बनाता है और इस इक्विलिब्रियम को आगे या पीछे भगाया जा सकता है, इसलिए ये बफर की तरह बिहेव कर सकता है। अच्छा नहीं है, अच्छे को बाद में पढ़ें। क्लियर है ये? अच्छा सर ठीक है, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्यूशंस क्या बफर हो सकते हैं? सर डाइल्यूट हुआ तो नहीं हो सकते, लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेटेड हुआ तो बफर की कैटेगरी में डाला जा सकता है। ये एडवांस लेवल पर एक अच्छा सवाल बनेगा, इसलिए इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि जनरली बच्चे ये याद करके जाते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स के सॉल्यूशन बफर नहीं होते, जबकि सही स्टेटमेंट है स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्यूशंस बफर की तरह एक्ट कर सकते हैं, भले ही खराब बफर बोला जाए, खराब बफर की तरह एक्ट कर सकते हैं जब वो कॉन्क होते हैं। क्लियर है? सबको समझ में आया? अच्छा चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सर, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में आप ऐसा बोलते हैं तो वीक एसिड के बारे में आप क्या बोलेंगे? तो मैंने कहा चलिए चलिए भाई सॉल्यूशंस ऑफ वीक एसिड ले लेते हैं, सॉल्यूशंस ऑफ वीक एसिड या फिर वीक बेस। दोनों बातें एक ही है, मतलब मेरी बात तुम समझ रहे होगे, दोनों एक ही बात है। तो चाहे आप वीक एसिड ले लें चाहे वीक बेस ले लें, इनके बारे में आपके क्या विचार है? तो मैंने कहा देखिए ऐसा है, वीक एसिड के बारे में तो आपने ये बोल ही रखा है कि वो इक्विलिब्रियम बनाता है, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% कभी नहीं होता, जब वो हाईली डाइल्यूटेड होगा तब जाके अल्फा की वैल्यू 1 होगी। अदरवाइज तो आपने बताया था, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए एसिटिक एसिड ही ले लेते हैं, तो सर वीक एसिड के बारे में तो बात हो चुकी है। वीक एसिड का सोल्यूशन तो पहले ही इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है, चाहे वो डाइल्यूट हो और कॉन्सेंट्रेटेड हुआ तब तो करेगा ही करेगा इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट। तो इसका मतलब ये हुआ सर बहुत क्लियर है कि वीक एसिड का सोल्यूशन जब ऑलरेडी इक्विलिब्रियम बनाता है तो देख के लग रहा है कि अगर आप इसके अंदर थोड़ा बहुत H+ या थोड़ा बहुत OH- डालने की कोशिश करेंगे तो सर ये मैनेज करने की कोशिश करेगा सर, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम है तो ये आगे पीछे मूव करने की कोशिश कर सकता है सर। और अगर ये आगे पीछे मूव करने से डाले गए H+ या OH- को खा सकता है, चाहे भले ही नहीं ज्यादा बट अगर थोड़ा भी खा सकता है, तो सर ठीक ठाक बफर मान सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो चाहे डाइल्यूट सोल्यूशन हो चाहे कॉन्सेंट्रेटेड, क्योंकि डाइल्यूट भी इक्विलिब्रियम बनाता है। वहां कम से कम दिक्कत क्या थी कि डाइल्यूट का तो मतलब ही नहीं था, कॉन्क इक्विलिब्रियम बना रहा था, तो वहां पर कॉन्क सोल्यूशन थोड़ा बहुत बफर बन रहा था। यहां तो डाइल्यूट भी इक्विलिब्रियम बनाता है तो कॉन्क तो बनाएगा ही बनाएगा। इसका मतलब युवा सर अगर पूछा जाए क्या वीक एसिड्स के सोल्यूशन बफर की तरह एक्ट कर सकते हैं, तो आप लिखेंगे हाँ कर सकते हैं, अच्छे नहीं है, अच्छे को बाद में पढ़ेंगे। जरा समझना, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि ये जो हमारा वीक एसिड्स हो गए या वीक बेस हो गए, मतलब और है ना, तो वीक बेस भी ले सकते थे, तो वीक बेस ले लिया जाए, तो ऐसे में कोई भी आप सोल्यूशन लेते हैं ये ठीक ठाक सा बफर सोल्यूशन की तरह एक्ट कर सकता है। लेकिन अच्छा नहीं कहेंगे, अच्छे को बाद में पढ़ेंगे, यानी ये पॉसिबिलिटी दिखाई देती। और इसमें भी तुम देख ही रहे हो कि अगर इसके अंदर भी आपने थोड़ा बहुत H+ या OH- डालने की कोशिश की तो सर कुछ ना कुछ जुगाड़ लग जाएगा। मेरे ख्याल से सारे लोग पढ़े लिखे हैं, कॉमन आयन इफेक्ट और ली चैटलर प्रिंसिपल के बारे में सारे लोग जानते हैं। हम समझ सकते हैं सर, अगर आपने ऊपर से H+
H+ डाला तो ऊपर वाला इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाकर H+ को कंज्यूम करने लगेगा। तो पीएच में जितना चेंज आना चाहिए था उतना चेंज नहीं आएगा। अब ब्रिजेश के पीछे पड़ गए। ब्रिजेश, हरियाणा से हूं मैं, कैन बी दोस्त। हाँ राजीव, तुम यही दोस्ती यारी निभाओ बेटा। इससे पहले कि ब्रिजेश और राजीव दोनों की दोस्ती के साथ साथ उनकी जीवन की डोर भी तोड़ दी जाए, वो यहां से फौरन भाग जाए, समझो बात को, फौरन निकल जाए, चक्कर में मत पड़ो, फौरन बाहर निकल जाओ और मस्त अपना जो है हरियाणा के दोनों, हरियाणा में जाके बातचीत करो, समझ बात को, खूब घूमो फिरो, मस्त रहो, ठीक। तो यहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि अमोनियम और हाइड्रोक्साइड, जैसे यहां पर भी है, अगर आपने इसके अंदर H+ डाला तो H+ OH को खाने लगेगा, तो OH H+ के साथ रिएक्ट करेगा तो OH कम होने लगेंगे, तो रिएक्शन आगे जाने लगेगी। इसका मतलब ये हुआ सर H+ को भी खाने का जुगाड़ है, OH को भी खाने का जुगाड़ है, तो ठीक है सर, लेकिन अच्छे नहीं है ना, अच्छे नहीं, अच्छे को बाद में पढ़ें, ठीक। तो जो समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि हमारे पास जो है स्ट्रॉन्ग एसिड्स के सॉल्यूशंस हो गए या वीक एसिड्स के सॉल्यूशन हो गए, तो ये अपना जुगाड़बाजी कर सकते हैं और इस जुगाड़बाजी में इनको बफर की, हल्के फुल्के कमजोर बफर की कैटेगरी में डाला जा सकता है। लेकिन सर हमने जो है एनसीईआरटी के बारे में देखा था, एनसीईआरटी में जो है सर बफर के बारे में 2-4 लाइनें लिखी गई। तो उन्होंने ये कहा था कि भाई जो है बफर एक एसिडिक बफर या बेसिक बफर वो है जो जिसमें वीक एसिड होता है और साथ ही साथ जो है उस वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस से के साथ बना हुआ सॉल्ट होता है। सर हमने तो ये सब सुना हुआ था, आपने तो ऐसा कुछ बताया नहीं, क्योंकि हमने अच्छी बात नहीं की। अब हम अच्छे के बारे में बात करेंगे, जरा समझना बात को। यानी सर ठीक है, बफर का हल्का हल्का आइडिया लग रहा है, लेकिन अब हम अच्छे बफर की बात करेंगे और अच्छा बफर है हमारा सबसे पहला एसिडिक अच्छा बफर। हमारा समझना बात को, हमें ये समझना था, एसिडिक बफर के बारे में बात करते हैं। अच्छा, तो इसको कैसे इन्होंने डिफाइन किया है, तुम्हें अभी मैं सब समझाऊंगा कि क्यों इसको अच्छा बोला जाता है, बहुत डिटेल में बात करेंगे। वो कह रहा है भाई देखिए एसिडिक बफर है तो ऐसा कहा गया है कि वीक एसिड होना चाहिए। हमने कहा अरे वीक एसिड तो अभी हमने बात की थी, प्लस इस वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस होना चाहिए, कॉन्जुगेट बेस, यानी वीक एसिड और वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना हुआ सॉल्ट। अभी हम समझाते हैं, ठीक। तो वो कह रहा है कि भाई कैसे बफर कैसे बनेगा, ये तो अब ये अच्छा वाला बफर है। अभी मैं प्रूफ करके दिखाता हूं कि ऐसा क्यों कह रहा हूं। अब ये अच्छा वाला बफर, तो वीक एसिड प्लस कॉन्जुगेट बेस, यानी ऐसे ही कह रहा हूं मैं। मान लीजिए वीक एसिड एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं CH3COH और इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो ले लेते हैं CH3COONA। कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, CH3CO माइनस Na प्लस अलग है, तो कॉन्जुगेट बेस इज CH3CO माइनस। सो दिस इज अ वीक एसिड एंड दिस इज द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। यानी कहने का मतलब ये हुआ वीक एसिड की प्रेजेंस होनी चाहिए प्लस सॉल्ट ऑफ दैट वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। इससे होगा क्या कि ये जो हमारा सॉल्ट है ये आपको क्या प्रोवाइड कर देगा, ये आपको प्रोवाइड कर देगा कॉन्जुगेट बेस। दिस इज माय कॉन्जुगेट बेस एंड दिस इज माय वीक एसिड, एंड वीक एसिड विद इट्स कॉन्जुगेट बेस, जबरदस्त बफर। सर आज आपने पहली बार इसको जबरदस्त बोला है, जबरदस्त, आप सोच भी नहीं सकते सर। लेकिन मुझे डाउट है, मुझे एक डाउट ये कि वीक एसिड तो खुद भी एक बफर बोला था अभी आपने, वीक एसिड का सॉल्यूशन तो खुद भी एक बफर था। तो इसके डालने से अब आप ये कहना चाह रहे हो ओ ऐसा क्या हो गया सर, ऐसा आपने क्या कमाल कर दिया। उसने कहा आप देखिए हम आपको प्रूफ करके दिखा देंगे कि इसके डालने से हम क्या कमाल करने जा रहे हैं, ठीक। अच्छा, सबसे पहले ये बच्चे इस बात को याद कर ले, ब्रिजेश को और राजवीर को छोड़ के बाकी सारे बच्चे इस बात को याद कर लें कि वीक एसिड जब भी अपने कॉन्जुगेट बेस के साथ आता है जबरदस्त हो जाता है, जबरदस्त, आप सोच भी नहीं सकते कितना। पहले याद कर लो, हम सब प्रूफ करेंगे, हम पे भरोसा रखो, हमने पढ़ा है, समझो बात को, ठीक। लेकिन एक बात ये भी तो होती है सर, हम भरोसा करते हैं लेकिन हम याद नहीं करेंगे, तो पहले तुम याद कर लो, इस बात को पहले सब लोग याद कर लेंगे कि एनी वीक एसिड विद इट्स कॉन्जुगेट बेस खतरनाक बफर, ठीक। अब मैं बताता हूं क्यों। सर मैं तो नहीं मानता, मैं इस बात को नहीं मानता कि अच्छा है। मैं ये मान लेता हूं बफर है, क्योंकि आपने इससे पहले भी कुछ लोगों के बारे में बात की थी और वैसे भी सर इसको देख के तो लग ही रहा है सर बफर तो होगा ही। लेकिन अब मैं ये नहीं मानता कि ओ कमाल हो गया, बवाल हो गया, मैं ये नहीं मानता, ठीक। मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखाता हूं कैसे, जरा समझना। एक बर्तन है, इस बर्तन में ये दोनों आदमी पड़े हैं, जरा समझना, एक बर्तन में ये दोनों आदमी पड़े हैं। अब जरा सोच के देखो इस बर्तन में क्या क्या है। ये आपका बर्तन है
और इस बर्तन में एसिटिक एसिड का सोल्यूशन पड़ा है। तो ये तो सर दुनिया जानती है कि एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है और ये पक्का है कि ये इस डिसोसिएशन के इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा। लेकिन सर सॉल्ट के बारे में तो मुझको किसी ने ये बताया है कि सॉल्ट तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और क्योंकि ये सोल्यूशन के अंदर है तो सर ये तो भीगे हुए लोग हैं और अगर ये भीगे हुए लोग हैं तो सर ये 100% डिसोसिएटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। नाउ यू हैव अ कंटेनर इन विच यू हैव एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट। क्लियर है? बल्कि इसको थोड़ा सा यार दूर करके लिख देते हैं, कुछ ज्यादा ही चिपका है। ठीक, तो यानी ये हो गया हमारा CH3COONA जो कि 100% डिसोसिएट करेगा क्योंकि सॉल्ट्स हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक, अब आप ये बताइए आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये जबरदस्त बेस, जबरदस्त हमारा बफर। ठीक, अब जरा इसको जरा समझना भाई, कैसे करते हैं प्रूफ। आप ये कह रहे हैं सर ये अच्छा है, हम ये कह रहे हैं सर ये अच्छा नहीं, तो अब आप प्रूफ करके दिखाइए कि, तो आप बताइए आप प्रूफ कैसे करेंगे। सर प्रूफ करने का देखिए, इंजेक्शन तो नहीं लगाएंगे सर, आप समझ रहे बात को, हम बाल्टी तो नहीं गिरा सकते। सब लोग इस बात को एग्री करेंगे, एक आदमी, हाँ सब लोग इस बात को एग्री करेंगे कि सर आप बाल्टी मत डाल दीजिएगा। आप समझ रहे, आपने अगर इस बर्तन में बाल्टी डाल दी तो सर आप सब मतलब समझ रहे सब प्रोसेस ही खराब हो जाएगा। तो सर क्या प्रूफ होना है भाई, बाल्टी डालने से सर बफर प्रूफ कर ही नहीं सकता कोई आदमी, क्योंकि सर हमें वैसे भी बाल्टी डाल के कभी भी प्रूफ नहीं करना होता ये बफर है, क्योंकि बाल्टी से तो सर इतने सारे H+ आ जाएंगे जैसे सुसाइड करने वाला सीन है सर, जैसे ट्रेन के आगे खड़े हो के आप रेजिस्टेंस चेक कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है सर। ठीक, हाँ ये सर मैं इस बात को मानता हूं कि अगर आपने इसके अंदर थोड़े बहुत H+ डाले, थोड़े बहुत H+ डाले तो आप इन H+ को खाने लगेंगे, ये बात आपकी समझ में आती है। ठीक, या थोड़े बहुत OH- डाले तो आप इसको खाने लगेंगे, ये बात समझ में आती है। चलिए ठीक है सर, एक काम करते हैं, आप इसके अंदर थोड़े से H+ डाल ही दीजिए, ऐसा भी क्या शर्माना। ये लीजिए सर, आप इसके अंदर थोड़े से H+ डाल दीजिए, ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूं। मान लीजिए 1000 H+ डाल दिया, मान लीजिए ऐसे 1000 H+ डाल दिए। ठीक, अब ये ज्यादा लग रहे हैं या कम लग रहे हैं 1000 H+? बातें मोल वोल में होती थी, 1000 H+ तो दिखाई भी नहीं देंगे सर, ना के बराबर है ना। थोड़ा सा ऐसे सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं, थोड़े से अपने H+ डाल दिए। अब समझना जरा, इस H+ को कोई ना कोई तो खाएगा, जो भी इस H+ को खाएगा तो ऑब्वियस है कि ये बफर की तरह बिहेव करने लगेगा, क्योंकि जो भी H+ आपने डाले वो H+ को कोई ना कोई खा रहा है। लेकिन सर बात ये नहीं है, आपने इसको अलग से पढ़ाया या अलग से आप इसको पढ़ रहे हैं, तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि 1000 के 1000 H+ कोई खा गया। अरे तभी तो आप इतना माहौल बना रहे थे, और अच्छा नहीं है बाद में पढ़ लेंगे, अच्छा नहीं है बाद में पढ़ लेंगे। लो पढ़ लो, तो कम से कम ये तो प्रूफ करो कि 1000 H+ जो तुमने डाले 1000 के 1000 लगभग गायब हो गए सर, तभी तो अच्छा बोलेंगे सर, वरना बफर तो बहुत पढ़ लिया आपने। ये अच्छा है तो कुछ तो कमाल होना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल है, लेकिन उससे पहले अगर आप इसके अंदर 1000 H+ डालेंगे तो उन H+ को कौन खाएगा, पहले ये डिसाइड करते हैं। ठीक, तो अब इस पूरे सिस्टम में हो क्या रहा है, इस पूरे सिस्टम में अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला एसीटेट जो टूट रहा है वो ऊपर वाले एसीटेट पर कॉमन आयन इफेक्ट लगा रहा है, और ऊपर वाले एसीटेट पर लगने वाला कॉमन आयन इफेक्ट इस इक्विलिब्रियम को कमजोर बना रहा है, इस इक्विलिब्रियम को पीछे की तरफ ढकेल रहा है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। ठीक, अच्छा अब मान लीजिए कोई आपसे पूछे, अभी हम डिस्कस करते हैं, मान लीजिए कभी हमसे ये पूछा जाए कि बर्तन में एसीटेट आयन की टोटल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, तो अगर आपको बर्तन में एसीटेट आयन की टोटल कॉन्सेंट्रेशन निकालनी हो तो एसीटेट जो सॉल्ट से आ रहे हैं प्लस एसीटेट जो एसिड से आ रहे हैं, हाँ बात तो सही है सर, दोनों तरफ से एसीटेट आ रहे हैं, तो आप ये मान लीजिएगा सर दिस इज रफली इक्वल टू एसीटेट विच आर कमिंग फ्रॉम सॉल्ट ओनली। आप इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए सर, हटा दीजिए, इस बात को हटाइए, खत्म। क्यों सर? एक तो पहली बात सर ये वीक एसिड है, ये वैसे ही कम टूटता है तो एसीटेट वैसे भी कम होगा, और सॉल्ट आपने अलग से लिया है जिसमें एसीटेट ज्यादा होंगे, ये एसीटेट इसके ऊपर कॉमन आयन इफेक्ट लगाकर इसको और बर्बाद कर देगा। तो इसका मतलब यहां से आने वाले एसीटेट विद रिस्पेक्ट टू दिस एसीटेट दे आर लेस। इसका मतलब अगर आप इन दोनों को जोड़ना चाहते हैं तो आप सॉल्ट से काम चला लीजिए, ये एसीटेट नेग्लेक्ट कर दीजिए। कभी जरूरत पड़ गई कि एसीटेट के टोटल आयंस या मोल्स कितने हैं तो सॉल्ट से आने वाले एसीटेट ले लीजिएगा, एसिड से आने वाले एसीटेट विद रिस्पेक्ट टू दिस सॉल्ट वो नेग्लेक्ट कर दीजिएगा। हमने कहा चलिए आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं, लॉजिकल लगता है, ये बात मुझे लॉजिकल लगती है। यानी जो पहली इंफॉर्मेशन तुम्हें दी जा रही है याद करने के लिए वो ये है कि इफ यू आर रिक्वायर्ड, कभी भी
एट एनी टाइम अगर मुझे टोटल एसीटेट या बर्तन के एसीटेट आयंस के अमाउंट या कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ी अगर, तो मैं सॉल्ट से आने वाले एसीटेट लेकर अपना काम चला लूंगा। ठीक है यहां तक? अब ब्रिजेश भारद्वाज उठ के सामने आए कि सर मैंने क्या किया है। ब्रिजेश भाई आपने कुछ नहीं किया, गलती जो है किसी और ब्रिजेश की। लेकिन वही है ना सर, अब आप भी लपेटे में आएंगे, हमें क्या पता आप कौन से ब्रिजेश हैं, ठीक। तो लेकिन यार काम की बात समझो, तो बीच बीच में उल्टी सी बातें मत करो, इतना इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं, अजीब गच्चक्कर आदमी हो, समझो। तो यानी वो ये कह रहा है कि अगर आपको टोटल एसीटेट की जरूरत पड़ी तो वो टोटल एसीटेट जो है आपको सॉल्ट से मिल जाएंगे, ठीक। और लॉजिकल है, इसका ये मतलब नहीं है कि दिस एसीटेट इज जीरो, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। दे आर लेस, और बिकॉज ऑफ दिस कॉमन आयन इफेक्ट, और लेस with respect to this they are negligible. So ultimately this plus this is only this. समझ रहे हो बात को? अच्छा, दूसरी बात, अब आप ये बताइए सर, ये ऊपर से जो आपने H प्लस डाले इनको खाएगा कौन? ये खाएगा कौन सर? क्या हमें ये भी तो बताइए सर, H प्लस को कौन खाएगा? अब ये भी तो पता होना चाहिए। एसीटेट आयंस इस H प्लस को खाएंगे सर। अगर आप ऊपर से H प्लस डालेंगे तो इन H प्लस को एसीटेट आयन खाने की कोशिश करेगा, CH3CO माइनस एक्वस, और ये H प्लस को खाने की कोशिश करेगा और CH3COH बनाएगा। समझो बात को। तो मैंने कहा बात तो सही है, लेकिन एसीटेट है कहां सर? आप तो कह रहे थे एसीटेट ना के बराबर है। अबे तो ये नहीं तो ये तो है, एसीटेट तो डाले इसलिए गए, समझो बात को। यानी एसीटेट आयन की कमी ना पड़े इसलिए सोडियम एसीटेट डाला है। अगर किसी ने गलती से H प्लस का अमाउंट थोड़ा ज्यादा भी डाल दिया तो भी ये सोल्यूशन क्या बोलेगा, नहीं घबराओ नहीं, मैं अभी भी बर्दाश्त कर लूंगा, मैं अभी भी एक बढ़िया बफर सोल्यूशन हूं, क्योंकि मेरे पास एसीटेट आयन की कमी नहीं है, मुझे सोडियम एसीटेट दिया गया था जिससे एसीटेट खूब सारे निकल के आए। समझ रहे हो बात को? वरना इस आदमी में क्या कमी थी, ये भी तो बफर है, लेकिन सोडियम एसीटेट इसको और अच्छा बफर बना रहा है। व्हाई? बिकॉज अगर H प्लस ज्यादा भी गिर गए थोड़े बहुत तो भी एसीटेट आयन की कमी नहीं पड़नी चाहिए। सर एसीटेट आयन H प्लस को खाने की पूरी कोशिश करेगा, अगर H प्लस थोड़े ज्यादा भी हुए तो भी खाएगा, क्योंकि एसीटेट मेरे पास ज्यादा है। क्लियर है ये? अच्छा सर, लेकिन मजा नहीं आया, क्यों? क्योंकि खाने पीने की तो बात ही नहीं हो रही, बात हो रही है अच्छा है बाद में पढ़ेंगे। तो ये तो प्रूफ करिए कि जो 1000 H प्लस आपने डाले थे ये 1000 के 1000 गायब हो गए, ये तो प्रूफ करना पड़ेगा आपको। मैंने कहा बात तो सही, ये कैसे प्रूफ किया जाए कि 1000 के 1000 गायब हो गए? देखो मैं ये भी प्रूफ करके दिखाता हूं तुम्हें कैसे। आप मुझे ध्यान से देख के बताइएगा, अगर तुम सुन रहे हो, अगर तुम ध्यान से देखो, क्या ये देख पा रहे हो कि ये जो इक्विलिब्रियम है, इस इक्विलिब्रियम का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये 1/Ka है। अब बहुत सारे बच्चे तो मस्त हो गए होंगे, ये एसिटिक एसिड के डिसोसिएशन का उल्टा इक्विलिब्रियम है। क्या ये देख पा रहे हो? अरे समझो ना बात को, ये उल्टा अगर टूटता तो ऐसे टूटता ना, तो टूटने को Ka कहते हैं। सो दिस इज जुड़ना, तो इसे 1/K बोलेंगे, 1/K बोलेंगे, है ना? 1/K। अब पता नहीं, मैंने तुमको एक बार याद करने के लिए बोला था, हालांकि इतना जरूरी नहीं, लेकिन जो मुझे याद है वो ये है, ताकि मैं डेटा डाल सकूं। Ka की जो वैल्यू होती है एसिटिक एसिड की, वो 1.8 इंटू 10⁻⁵ होती। ये ऐसे याद रखो तो सही, क्योंकि इंपॉर्टेंट वैल्यू है Ka की। लेकिन अगर ऐसे भी नहीं याद करते तो ऐसे तो याद कर सकते हो कि सर ये वीक एसिड है, और वीक एसिड का Ka कम होता है, Ka तो कम हो, सर 1/K बड़ा होगा सर। और अगर मैं एक एग्जाम्पल से तुम्हें समझाऊं तो एसिटिक एसिड की K वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻⁵ है, तो इसके 1/K की जो वैल्यू है इट विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁵ बताओ मेरी बात समझे? 10⁵ के ऑर्डर की। यानी इस इक्विलिब्रियम की क्या कैफियत है, ये कह रहा रे गजब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है हमारा, भागते जाओ, कहां? आगे भागते जाओ। और क्योंकि H प्लस कम डाले थे, सो दिस विल बी लिमिटिंग, सो अल्टीमेटली ये रिएक्शन ऑलमोस्ट सारे H प्लस को खा जाएगी बिकॉज ऑफ बड़ा K। बताओ यहां तक समझे? सारे K खा गए सर। लेकिन सर आप समझ ही नहीं रहे बात को, खा के करेंगे क्या? खाने के बाद एसिटिक एसिड ही तो बनेगा, और एसिटिक एसिड फिर से टूट जाएगा, यानी ये एसिटिक एसिड फर्दर डिसोसिएट कर जाएगा और ये बनाएगा CH3COO माइनस प्लस H प्लस। इसका मतलब क्या हुआ सर? आपने H प्लस को खाया, एसिटिक एसिड बनाया, और एसिटिक एसिड ने उल्टी कर दी फिर से H प्लस की। सर गजब आदमी है, खा रहे हैं उल्टी कर रहे हैं, खा रहे हैं उल्टी। फायदा क्या हुआ सर? H प्लस तो बाहर निकल आए ना। अब जो ये H प्लस बाहर निकल के आए, ये इस
के वैल्यू के हिसाब से निकल के आए, जरा समझना, बिकॉज दिस इज के, यानी खाने वाला रेट 10 की पावर 5 से चल रहा है और उल्टी करने वाला 10 की पावर -5 से चल रहा है। सर 1000 H+ खाने के बाद इक्के दुक्के थूक दिए, समझो बात को, यानी 1000 H+ डाले गए थे और इक्के दुक्के से पीएच में चेंज आ रहा है, यानी इसे समझाने के लिए बोल रहा हूं, यानी 2-4 H+, बाकी कहां है? जबरदस्त बफर, समझो बात। सब लोग मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे कि ये अच्छा बफर क्यों है अगर आप इसके अंदर H+ डालने की कोशिश कर रहे हैं तो। यानी जब किसी भी बफर में आपने H+ ऐड करने की कोशिश की तो इसका मतलब यह हुआ कि जो भी उसका कॉन्जुगेट बेस है वो कॉन्जुगेट बेस कम नहीं है। कम क्यों नहीं है? क्योंकि सर मैंने ऑलरेडी सॉल्ट डालकर उसके कॉन्जुगेट बेस का अमाउंट भर रखा है सर, इसीलिए मैंने सॉल्ट डाला था और इसीलिए इसको अच्छा बफर बोलते हैं। अदरवाइज वीक एसिड इज इटसेल्फ अ बफर, बट विद दिस कॉन्जुगेट बेस इट बिहेव्स लाइक वाओ, समझो बात। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आपने इसके अंदर H+ डाले तो सर ये 10 की पावर 5 के ऑर्डर से कट खाता जाएगा। एसीटेट की कमी ना पड़े, सर मैंने सॉल्ट ले रखा है, टेंशन नहीं है सर, भर के ले रखे, कोई टेंशन नहीं। और जब एसिटिक एसिड बनेगा तो सर ये फर्दर टूटेगा खट से, और जब ये टूटेगा तो सर इक्के दुक्के H+ निकालेगा। क्यों? क्योंकि सर टूटने का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 की पावर -5 के ऑर्डर का है और बनने का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 की पावर 5 के ऑर्डर का है। सर खेल ही खत्म हो गया। सर 2-4 थूक देंगे, क्या फर्क पड़ता है? 1000 H+ गायब हो गए। और वैसे भी सर बफर ने ये थोड़ी ना बोला था कि मैं पीएच चेंज बिल्कुल नहीं होने दूंगा, थोड़ा तो चेंज हो सकता है, वो थोड़ा बहुत चेंज इसकी वजह से हो जाए, समझो बात। क्लियर है? लेकिन सर बफर सिर्फ वो नहीं होते जो H+ के ही सिर्फ अमाउंट को कंज्यूम करते हैं। अगर आपने ऊपर से OH- भी डाला होता, तो भी रेजिस्टेंस तो क्रिएट करना चाहिए था सर, समझ रहे बात को? रेजिस्टेंस तो क्रिएट करना चाहिए था। तो सर एक काम ऐसा करते ना, आज चैट में सब पगला गए, तो क्या चैट बंद कर दें, क्या करें? हम समझ नहीं पा रहे। हम तो पढ़ाने में हम मजे ले रहे हैं, तुम पता नहीं काहे में मजे ले रहे हो, समझ में नहीं आता। भाई चैट जो है यस और नो अपना लिख दिया, धीरे से कुछ कर दिया, ऐसे समझ, एक दूसरे की टांग खींचने के लिए थोड़ी ना होता है। लेकिन हमें जो है ना चैट बंद करने में मजा नहीं आता। मतलब कभी कभी नजर पड़ती है तो उसमें जो है ना थोड़ी थोड़ी अच्छी अच्छी बातें चल रही होती हैं, एक आध दिल गिर गए, है ना, समझ, एक आध बकरा अकरा गिर गया, तो ऐसे थोड़ा सा ना अच्छा सा लगता रहता है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ऐसे। अब लेकिन अब ये कि बहुत ज़्यादा जो है डिस्कशन उसमें नहीं होना चाहिए। तो कहाँ से चैट ऑफ होती है भाई? कहाँ से होती भाई? हैं? चलिए ठीक, अब थोड़ी देर बाद चैट खोलेंगे, है ना। तो अब जो काम की बात है, काम की बात क्या है कि अगर जो है अ, इसके अंदर आपने थोड़ा बहुत बेस डाला, स्ट्रॉन्ग बेस डाला, तो भी तो रेजिस्टेंस आना चाहिए था, है ना। तो अब सर ये भी प्रूव करके दिखाइए कि अगर आपने थोड़ा बहुत OH- डाल दिया तो ये आदमी जो है पीएच चेंज को रजिस्ट करेगा। बात तो सही है सर, चलिए सर वो भी करके देख लेते हैं। अब मैं इसके अंदर थोड़े से OH- डालता हूँ, चलिए ठीक है सर, अब थोड़े से OH- डालता हूँ, ये लेते हैं और इसके अंदर मान लीजिए ऐसे थोड़े से का मतलब ऐसे ले लेते हैं 1000 OH- डाल दिया। तो अब अगर ये अच्छा बफर है तो ये OH- को भी खाएगा, मेरी बात तुम समझ रहे होगे, क्योंकि बफर वही अच्छा है जो H और OH दोनों को की वजह से होने वाले पीएच चेंज को रजिस्ट करता है। तो इसका मतलब सर 1000 OH जो आपने डाले तो ये भी जो है खत्म होने चाहिए। अब इन 1000 OH को कौन खाएगा? OH- को कौन खाएगा? तो कुछ लल्लूज ये कहते हैं सर Na+ आपको दिखाई नहीं देता, Na+ OH- को खाकर NaOH बना दे। यार तुम गजब आदमी हो यार। अगर NaOH बन गया तो वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है सर, वो 100% फिर से डिसोसिएट कर जाएगा। क्या कभी पानी में NaOH दिखता है? नहीं सर। क्या पानी में कभी HCl बन सकता है? डाइल्यूट केस की बात कर रहे हैं, नहीं बन सकता सर, कभी नहीं बन सकता, क्योंकि वो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस, दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स सर, वो पानी में बनते ही टूट जाएंगे सर। इसका मतलब ये हुआ अगर NaOH बन भी गया तो टूट जाएगा, इसका मतलब OH को खाया ही नहीं, यानी OH को NaOH नहीं, Na+ नहीं खाएगा सर, कोई और खाएगा। अरे तो OH को कौन खाएगा सर? OH को एसिड खाएगा, गजब आदमी है सर। OH- बेस है, इसको कौन खाएगा? एसिड खाएगा। एसिड कहाँ है सर? ये है तो
कहां है ये तो डिसोसिएट करता है, कहां करने देते हैं, कॉमन आयन लगा तो दिया सर, इसका मतलब एसिड की कमी ना पड़े इसलिए एसीटेट डाला था, समझो बात को, इसलिए सोडियम एसिटेट डाला था कि जब एसीटेट की जरूरत पड़े तो एसीटेट भी मिल जाए, और इस एसीटेट की वजह से एसिटिक एसिड की भी कमी ना होने पाए बिकॉज ऑफ कॉमन आयन। यानी जब तुम इसके अंदर OH माइनस डालोगे तो जो आपके एसिटिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड ये OH माइनस को खाने की कोशिश करेगा, और खा के क्या करेगा सर, एसिटिक एसिड OH माइनस को खाकर एसीटेट आयन और पानी बनाएगा, जो कि ऑब्वियस है एसिड बेस रिएक्शन से पानी बनता है, तो सर एसिड बेस रिएक्शन से आपको वाटर मिल जाएगा और एसीटेट आयन। लेकिन फिर वही वाला सवाल आता है, क्या सर ठीक है खा लिया आपने, खा तो बहुत सारे लोग रहे थे सर, आप कह रहे थे अच्छा अच्छा अच्छा, तो जरा प्रूफ करिए ना कि सारे खा जाएंगे। हम बिल्कुल तुम्हें प्रूफ करके दिखा सकते हैं, ये सारा खा जाएगा। कैसे पता चलेगा सर आपको, ऐसे पता चलेगा, पता नहीं तुम्हें ध्यान आ रहा है कि नहीं। दिस इज एन इक्विलिब्रियम, दिस इज अ रिवर्स इक्विलिब्रियम ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एसीटेट आयन। एसीटेट की जो हाइड्रोलिसिस की इक्वेशन है उसका उल्टा है ये, याद है एनायनिक हाइड्रोलिसिस में एनायन पानी में से H लेकर एसिड बनाता था और रिलीज OH करता था सर, ये है देखिए। और अगर ये उल्टा इक्विलिब्रियम है एनायनिक हाइड्रोलिसिस का, तो इसका जो K वैल्यू होगा वो 1/KH होगा, और 1/KH KA/KW होता है, याद है KH की वैल्यू KW/KA, तो इसकी वैल्यू KA/KW। चलिए जरा इसकी वैल्यू रखते हैं। KA कितना होगा सर, KA 10⁻⁵ के ऑर्डर का होगा, अभी आपने देखा था, और KW तो दुनिया जानती है -14। सर ये दोनों मिलकर 10⁹ का ऑर्डर आएगा, 10⁹ कहेगा अरे ऐसी की तैसी, आगे भागते जाओ भागते जाओ भागते जाओ भागते जाओ। लेकिन सर आप भी अजीब आदमी हैं, आप क्या ये नहीं देख पा रहे हैं कि अगर ये आगे भागता जाएगा तो एसीटेट बनेंगे पानी के अंदर? हाँ बिल्कुल बनेंगे, लेकिन सर एसीटेट पानी के अंदर तो हाइड्रोलाइज भी करेंगे। अगर एसीटेट पानी के साथ है तो हाइड्रोलिसिस तो होगी, हाँ बिल्कुल होगी। क्या होगा सर, अगर ये हाइड्रोलिसिस हुई तो सर एसीटेट पानी के अंदर H को लेकर किस चीज को बाहर निकालेंगे, OH माइनस को। अजीब लल्लू आदमी है सर, OH को खा रहे हैं और OH की उल्टी कर रहे हैं, तो फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि अब जो ये इक्विलिब्रियम है दिस इज एक्चुअली हाइड्रोलिसिस ऑफ एसीटेट, द K वैल्यू इज KH। समझो बात को, इस इक्विलिब्रियम की जो K वैल्यू होगी वो KH होगी, और KH जो होता है वो KW/KA होता है, और KW/KA 10⁻⁻14 और लगभग 10⁻⁻5, लगभग 10⁻9, सॉरी 10⁻⁻9। यानी साहब खा रहे हैं 9 की रफ्तार से, 10⁻9 के ऑर्डर से, देख रहे हैं कहां गया 10⁻9 के ऑर्डर से, और आप उल्टी कर रहे हैं 10⁻⁻9 के हिसाब से। इक्का दुक्का थूक देंगे, क्या समझ रहे हो मेरी बात को। यानी सर एक जबरदस्त बफर आपने अपने सामने बना रखा है। सर जब कभी भी वीक एसिड अपने कॉन्जुगेट बेस के साथ प्रेजेंट होगा, आप H+ डालेंगे वो उसको खा जाएगा, आप OH डालेंगे वो उसको खा जाएगा। कैसे, जब आप इसके अंदर H+ डालेंगे तो जो आपका कॉन्जुगेट बेस है वो H+ को खाने की कोशिश करेगा, और जब आप इसके अंदर OH डालेंगे तो जो आपका वीक एसिड है वो OH को खाने की कोशिश करेगा। सर इतना जबरदस्त तरीके से खा जाएंगे कि इक्का दुक्का बाहर निकल के आएगा, ऑलमोस्ट सारे गायब हो जाएंगे। सर एक जबरदस्त एसिडिक बफर आपको दिखाई देगा। क्या ये समझ में आया सबके? ये जो मैंने करके दिखाया है ना, ये सिर्फ प्रूफ दे रहा हूं मैं अभी इसको मिटा भी सकता हूं कि भाई हो गया, तसल्ली हो गई, मैं झूठ नहीं बोल रहा था, मैं सच कह रहा था कि ये एक जबरदस्त अच्छी अच्छा है ना, ये अच्छा, अब आप इसको मिटा भी सकते हैं। लेकिन मैं इसलिए नहीं मिटा रहा हूं क्योंकि मैं जेई के मेंस और एडवांस लेवल पर जो एक आध सवाल कभी मुश्किल मान के पूछे गए थे उसका सोल्यूशन यहां लिख चुका हूं, तो मैं उसको मिटाना नहीं चाहता, क्योंकि यहां बड़ी इंपॉर्टेंट बात तुमको बोलूंगा मैं, और मैंने अभी बोली भी थी कि जब कभी भी किसी बफर सोल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एसिड डाला जाए तो उसको कौन खाता है, एसीटेट। क्या बनता है, एसीटेट क्या है, कॉन्जुगेट बेस, यानी उसको कौन खाता है, कॉन्जुगेट बेस। बनाता क्या है, वही वीक एसिड। और जब OH डाला जाता है तो उसको कौन खाता है, एसिड, और बनाता क्या है, कॉन्जुगेट बेस। यानी कॉन्जुगेट बेस का अमाउंट कम हो रहा है H+ के डालने से, और एसिड का अमाउंट बढ़ रहा है।
और OH के डालने से एसिड का अमाउंट कम हो रहा है OH के अमाउंट के बराबर, और एसीटेट का अमाउंट बढ़ रहा है। मैं इस बात को अभी लिखूंगा और बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी ये। इस पर जेई के मेंस लेवल पर हैरानी की बात है, एक सवाल बनाया गया था, लेकिन एडवांस लेवल पर यह एक अच्छा कैटेगरी माना जा सकता है। कुलदीप कह रहा है सर आपके बाल मिथुन चक्रवर्ती जैसे हैं। बस अब यही सुनना रह गया था दोस्त, बस अब यही सुनना रह गया था। नहीं, अब अभीप्सा कह रही सर को बकरे गिराने पसंद है। असल में ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये बड़ा अब लोग सोचते हैं, जैसे कल रोहित अग्रवाल सर से भी मुलाकात हुई थी, तो वो कह रहे थे यार अब ये बकरा गिरा दें, ये क्या तुम आपकी तरफ से आया है? तो उनको भी क्लियर नहीं था, तो मैंने उनको बताया कि भाई ये पता नहीं क्या चल रहा है। मैं तो कुछ और ही बात थी और ये पता नहीं कुछ और ही निकल आता है। जैसे एक मैं तो इस बात को लेके बोलता था कि तुम ऐसे गोट और ये सब लिखा करते थे, तो मैं तुमसे कहता था इतना लंबा लंबा ग्रेटेस्ट और ये सब लिखने से अच्छा है अपना एक बकरा गिरा दिया करो। लेकिन मेरा ये मतलब नहीं था कि पूरा सेंटेंस लिखो एक बकरा गिरा दो, मेरा मतलब था एक बकरा बना दिया। तो मैं समझ जाऊंगा तुम मुझे गोट कह रहे हो, है ना, तो मुझे अच्छा लगेगा, अरे वाह 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 बड़ा मजा आ गया, 21 साल में पहली बार इतनी इज्जत मिल रही है, समझ रहे हो। लेकिन अब वो हर बार यही होता है, कोई भी वीडियो आ जाए कुछ भी आ जाए, एक बकरा गिरा दो एक बकरा गिरा दो, तो सब लोग परेशान हैं कि भाई ये है क्या। तो अब उनको कैसे समझाएं कि ये क्या है। तो अब ठीक है, अब जो भी है, तो अब ये समझने की कोशिश करो, सब लोगों को ये बात भी समझ में आ गई होगी और ये आसान है। और अब इसी बात को लेकर अब मैं इसको मिटा भी सकता हूं, मैं अभी इसको मिटा भी सकता हूं, है ना, और इसको अलग से एक बार लिखकर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो उसको भी लिखने की कोशिश करता हूं। ठीक, तो वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है जरा उसके बारे में बात करते हैं। अब सबसे पहली बात आती है, चलिए सर मैंने मान लिया, है ना, मैं मान लेता हूं ये बफर है, तो कम से कम जो मुझे समझ में आ रहा है, अगर तुम देख रहे हो कि H+ को एसीटेट ने खाया, ठीक है, अब जरा इस बात को समझना, मैं एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, वो क्या है, वो है खूबसूरत बात। क्या है खूबसूरत बात? खूबसूरत बात यह है, इन एन एसिडिक बफर solution having A moles of, ऐसे समझा रहा हूं मैं, एसीटेट आयन एंड B moles of acetic acid, then on 1 लीटर ले लेते हैं ना, या चाहे आप 2 लीटर भी ले लें, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिएक्शन तो हमें अलग से ही दिखानी है, तो इसको हटा देते हैं। हाँ, तो CH3COH का अमाउंट और एसिटेट आयन का अमाउंट दे रखा है, देन ऑन एडिशन ऑफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा भाई, देन ऑन एडिशन ऑफ X moles of स्ट्रॉन्ग एसिड, तुम ये बताओ क्या पीएच में चेंज आएगा? पीएच में क्या चेंज आएगा? हाँ बिल्कुल चेंज आएगा सर, लेकिन रेजिस्टेंस होगी सर, आप समझ रहे हैं, रेजिस्टेंस जरूर आएगा। अब रेजिस्टेंस जरूर आएगा। आप कहने वाले का मतलब ये हुआ कि जितना चेंज होना चाहिए उतना चेंज तो नहीं होने देंगे, समझ, जितना चेंज होना चाहिए उतना चेंज तो नहीं होने देंगे, क्योंकि हम एक जबरदस्त बफर। अब यहां दूसरी चैट चालू हो गई, फलाना ओपी, हम ओपी, तुम ओपी। भाई देखो ऐसा है, किसी भी मास्टर का नाम ही मत लिया करो, समझ बात को। एक तो हमसे गलती हो गई कि हमने बेकार में नाम ले लिया, अरे यार मैं तो सिर्फ बात कर रहा था, है ना, तुम जो है इधर उधर की बातें शुरू कर देते हो, तो कोई ये सब बेकार सब कहाँ यार, तुम लोग भी भाई इतने बड़े हो गए हो। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये तो क्लियर हो गया सर कि अगर आपने ये सिचुएशन बना रखी, तो इस सिचुएशन में एकदम क्लियर है कि जो भी आप स्ट्रॉन्ग एसिड डालेंगे, कितने मोल, X मोल, उसको कौन रिएक्ट करेगा जरा बताओ यहां देखकर, उसको कौन रिएक्ट करेगा सर? जो भी आपने H+ डाला है उस H+ को एसीटेट आयन रिएक्ट करेगा, दिख रहा है। तो अगर वो एसीटेट आयन रिएक्ट करेगा तो इसका मतलब ये हुआ सर, ये रिएक्शन चलेगी CH3CO- H+, और मैं ये लिख सकता हूं दिस इज ऑलमोस्ट इररिवर्सिबल रिएक्शन। बिल्कुल तुम समझ रहे हो बात को, क्योंकि इसका K वैल्यू बहुत तगड़ा होगा, ऑलमोस्ट इररिवर्सिबल रिएक्शन, और ये क्या बनाएगा सर? CH3COH। तो अब आप ये बताइए एसीटेट आयन आपके पास कितने हैं?
सर एसीटेट आयन मेरे पास है ए मोल, ये ए मोल, ठीक। ये आपने और ये कितना है हमारे पास, एसिटिक एसिड कितना है बी। अब आपने इसके अंदर कितने H प्लस डाले हैं, ये सिचुएशन है बफर की। अब आपने इसके अंदर कितने H प्लस डाले हैं सर, एक्स मोल। अब बताइए कौन खाएगा इसको सर, ए खाएगा। अब क्योंकि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन अज्यूम कर रहा हूं मैं, तो ए में से एक्स कम हो जाएंगे और वही एक्स यहां बन जाएंगे। बताओ मेरी बात समझे कि नहीं। यानी मेरे कहने का मतलब है कि इनिशियली यू हैव अ सिचुएशन लाइक दिस and after addition of this H plus the situation is like this। ये समझने की सब लोग कोशिश करें मैं क्या बोल रहा हूं। यानी जब आपने H प्लस नहीं डाला था तो आपके पास कॉन्जुगेट बेस के मोल्स A थे और एसिड वीक एसिड के मोल्स B थे, लेकिन जब आपने इसके अंदर H प्लस डाले तो जितना आपने इसके अंदर H प्लस डाला उतने ही अमाउंट से एसिटेट कम हो गया और एसिटिक एसिड यानी वीक एसिड इंक्रीज कर गया। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि ऑन एडिशन ऑफ एक्स मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड द अमाउंट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अमाउंट ऑफ कॉन्जुगेट बेस decreases by x mole and amount of weak acid increases by x mole। समझो बात। यानी जितना भी आप एसिड डालते हैं, जितना भी वीक एसिड आपने डाला, वो वीक एसिड के बराबर का अमाउंट एसीटेट यानी कॉन्जुगेट बेस में से कम हो जाएगा और वही वीक एसिड उतने ही अमाउंट से एक्स्ट्रा हो जाएगा। यानी बफर सोल्यूशन क्या है सर, ये मेरा ओरिजिनल बफर सोल्यूशन, ये मेरा ओरिजिनल बफर सोल्यूशन, ठीक। इस ओरिजिनल बफर सोल्यूशन में ये मेरा ओरिजिनल बफर सोल्यूशन है जिसमें कॉन्जुगेट बेस ए है और वीक एसिड बी। अगर आप इसमें कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड डालेंगे तो जो आपका नया बफर सोल्यूशन होगा उसमें एसीटेट का अमाउंट ए माइनस एक्स लिखा जाएगा और एसिटिक एसिड का अमाउंट बी प्लस एक्स लिखा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें हो सकता है अभी ना समझ में आ रहा हो, लेकिन मैं तुम्हें सवाल जो पूछा गया है उस पर बात करके दिखाता हूं, ठीक। अच्छा, दूसरी खूबसूरत बात क्या है, दूसरी खूबसूरत बात यह है कि if we add y moles of OH माइनस स्ट्रॉन्ग बेस तो क्या होगा उसी बफर में, ठीक। जिस कौन सा बफर में सर, ये वाले बफर में जिसमें एसीटेट आयन मेरे A है और एसिटिक एसिड मेरे पास B मोल। इसमें अगर मैं Y मोल OH के डालता तो क्या होता सर, अभी आपने बताया था कि अगर आप OH डालते हैं तो OH को वीक एसिड खाता है और कॉन्जुगेट बेस दोबारा बनने लगते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप इसके अंदर OH माइनस डालते हैं तो सर जो वीक एसिड है CH3COH ये OH को खाएगा एंड दिस इज ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल रिएक्शन बिकॉज द K वैल्यू इज जबरदस्त तगड़ा। इसका मतलब यह हुआ सर द रिएक्शन इज लाइक दिस, CH3CO माइनस प्लस क्या होगा, CH3CO माइनस प्लस H2। सर ये मेरी रिएक्शन होगी। अच्छा, एसीटेट आयन कितने हैं सर, एसीटेट आयन जो आपने लिए हैं वो एसीटेट आयन आपके पास A, नहीं एसिटिक एसिड कितना है B और ये कितना है A। आपने डाले कितने OH Y। तो सर दिस इज माय ओरिजिनल सिस्टम, ये मेरा ओरिजिनल सिस्टम है। अब आप बताइए क्या कर रहे हैं, इस ओरिजिनल सिस्टम में आपने Y डाला तो क्या होगा सर, बिल्कुल साफ रिएक्शन दिखाई देती है कि अगर ये Y है एंड दिस शुड बी लिमिटिंग बिकॉज दिस इज अ बफर सोल्यूशन एंड ये हमने खूब सारा ले रखा है, तो ऐसे में सर Y खत्म हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा सर, ये खत्म होने के बाद बचेगा B माइनस Y, ये खत्म हो गया 0 और ये हो गया हमारा A प्लस Y एंड दिस इज माय न्यू सिचुएशन। ये ओरिजिनल बफर था और ये वो बफर है जो Y मोल OH माइनस के डालने के बाद दिखाई देगा। यानी अगर आप Y मोल OH के डालते हैं देन द अमाउंट ऑफ वीक एसिड डिक्रीजेस बाय Y and the amount of conjugate base increases by Y। समझो बात को, सब लोग समझने की कोशिश करो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि इस पे सवाल हमसे मेंस लेवल पर भी एक बार पूछ लिया गया है, जबकि ये अच्छा एग्जाम्पल या अच्छा सवाल एडवांस लेवल का लगता है। सब लोग इस बात को समझो।
क्या ये समझ पा रहे हो क्या हो रहा है? मैंने जो प्रूफ करके तुम्हें अभी दिखाया था वो एक प्रूफ था, ठीक, लेकिन उस प्रूफ से दो बहुत अच्छे सवाल मेरे सामने आए। क्या? कि जब कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड डाला जाता है किसी बफर में तो क्या होता है? सर जब कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड डाला जाता है तो बफर के जो कॉन्जुगेट बेस हैं उस स्ट्रॉन्ग एसिड, जितना भी आपने स्ट्रॉन्ग एसिड डाला, उस स्ट्रॉन्ग एसिड के अमाउंट से वो कम हो जाते हैं। यानी एक्स, ये ए थे तो ये ए माइनस एक्स हो जाएंगे, और ये जो एसिड है वो एक्स से बढ़ जाता है। क्लियर है? और यही चीज अगर आप इसके अंदर स्ट्रॉन्ग बेस डालते हैं तो जो कॉन्जुगेट, जो हमारा एसिड है वीक एसिड, वो वाई से कम हो जाता है, और जो हमारा कॉन्जुगेट बेस है वो वाई से इंक्रीज कर जाता है। तब मेरी नया बफर तैयार हो जाता है। समझे बात को? बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं बफर का पीएच का फॉर्मूला लगाऊंगा, तब समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा, तो चलिए सर, ये प्रूफ हो गया है कि एक जबरदस्त बफर है। मुझे ये भी पता चल गया है कि H प्लस और OH माइनस के डालने से होगा क्या। आप, हाँ, फिर भाई यही करना चाहिए। मतलब तुम लोग बिल्कुल किसी लायक नहीं हो, और बस अब यही यही इसी चीज़ को मैं नहीं चाहता था कि बार बार हम चार्ट एबल करें, डिसेबल करें, लेकिन तुम लोग मानोगे नहीं और नहायत ही घटिया टाइप के लोग हो। चलिए जो भी है, तो अब मैं इसी के अंदर आता हूं कि अगर ये मान लिया गया है कि ये एक अच्छा बफर है तो इस बफर की पीएच कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। टू कैलकुलेट द पीएच ऑफ एसिडिक बफर, पीएच कैलकुलेशन ऑफ एसिडिक बफर, एसिडिक बफर की चलिए पीएच भी निकाल के देख लेते हैं। तो बहुत आसान है, कैसे निकल के आएगी। तो देखिए ऐसा है कि कुछ हो रहा हो या ना हो रहा हो, पीएच तो सर इसी इक्विलिब्रियम से आपके बफर में यही तो हो रहा था ना, कि जो आपका एसिटिक एसिड है वो CH3CO माइनस और H प्लस में ब्रेक कर रहा था, और जो सोडियम एसीटेट आपने लिया था वो सोडियम एसीटेट एसीटेट आयन में और Na प्लस में टूट रहा था। तो सर और साथ में आपने ये भी बोला था कि ये कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा जिसकी वजह से ये इक्विलिब्रियम पीछे की तरफ जाएगा। तो जो भी है सर, जो हमें पीएच दिखाई देती है वो पीएच मुझे यहीं से दिखाई देती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है इसमें ज्यादा कोई केमिस्ट्री नहीं है सर। ये वाले जो H प्लस हैं यही आपके पीएच डिसाइड करेंगे, और एकदम साफ दिखाई देता है कि इस इक्विलिब्रियम से ही ये H प्लस निकल के आएंगे, और ये जो इक्विलिब्रियम है ये Ka का इक्विलिब्रियम है। सो दिस K इज इक्वल टू CH3CO माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू H प्लस कॉन्सेंट्रेशन अपॉन CH3COH की कॉन्सेंट्रेशन। यहां से आप H प्लस कैलकुलेट कर सकते हैं। H प्लस की वैल्यू आएगी Ka इंटू CH3COH की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय CH3CO माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। समझे बात को? अगर मैं दोनों साइड माइनस लॉग ले लूं तो यह आ जाएगा माइनस लॉग H प्लस इज इक्वल टू माइनस लॉग CH3COH डिवाइडेड बाय CH3CO माइनस। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये मेरा पीएच है। अगर मैं और ध्यान से देखूं, के कहां गया यार, ये के, अगर मैं और ध्यान से देखूं तो इट विल बी माइनस लॉग के, है ना। और ध्यान से देखूं तो ये आ जाएगा प्लस लॉग, माइनस लगा ना तो एक ऊपर चला जाएगा CH3CO माइनस। ये तो मैथ्स की दिक्कत है, तुम अपना कर सकते हो इसको, CH3COH। सो सर अगर और ध्यान से देखें तो दिस इज पीएच इज इक्वल टू, दिस इज माइनस लॉग के विच इज PK प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट। क्या बताया था मैंने? एसीटेट की कॉन्सेंट्रेशन अगर तुम्हें चाहिए हो तो क्या करोगे सर? एसीटेट की कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है आप सॉल्ट से आ रहा है, एसिड से तो आ नहीं रहा है, तो ऐसे में आप यहां पर लिख सकते हैं द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। तो सर ये मेरे पीएच कैलकुलेशन का फॉर्मूला तैयार हो रहा है। ये मेरे एसिडिक बफर की पीएच का फॉर्मूला। अच्छा, यहां पर आपने क्या बेईमानी की है जरा ये और बता दीजिए। बेईमानी जो आपने की है बड़ी खूबसूरत बात है। बेईमानी ये है कि सर एसीटेट आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आपने सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन लिख दी। एसीटेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन लिख दी। अरे तो भाई मैं बता तो चुका हूं तुम्हें कि हो क्या रहा था कि जब कभी भी तुम्हें टोटल एसीटेट चाहिए हो, टोटल, तो ये किसके कॉन्सेंट्रेशन ले लेना सर? ये वो एसीटेट होंगे जो सॉल्ट से निकल के आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि एसिड से आने वाले एसीटेट तो आपने नेग्लेक्ट कर दिए थे। तो ठीक तो है, अगर आपको एसीटेट की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए तो आप सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन से काम चला लीजिएगा, क्योंकि जितना सॉल्ट होगा उतना ही एसीटेट बनेंगे, और वो एसीटेट आप यहां पुट कर सकते हैं। यानी सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन आपको इनडायरेक्टली एसीटेट की कॉन्सेंट्रेशन दे देगी।
फॉर्मूला सबको समझ में आ गया क्या किया? क्योंकि अल्टीमेटली जो पीएच है वो तो इसी इक्वेशन से निकल के आएगी, और इस इक्वेशन को अगर ध्यान से देखो तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर, तो आपने फटाक से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रखा, H प्लस की वैल्यू निकाली, बस जहां भी एसीटेट चाहिए वो एसीटेट सॉल्ट रख दिए। क्यों? क्योंकि एसीटेट सॉल्ट से ही आएंगे, इस एसिड से आने वाले एसीटेट तो आपने वैसे ही नेग्लेक्ट कर रखे हैं। यहां तक समझ में आया? सर इसमें अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि ये जो फॉर्मूला बनाया गया है, हालांकि एनसीईआरटी में फॉर्मूला दिया गया है, ज्यादातर किताबों में ये फॉर्मूला दिया गया है, लेकिन ये फॉर्मूला सही नहीं लगता। इस फॉर्मूले में एक बहुत बड़ी कमी, ये जनरल नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं सर, सब कुछ तो सही किया है, इसमें कमी क्या है? सब जगह यही होगा। कमी ये है कि आपने जो ये स्टेप निकाला है ना, ये स्टेप सही नहीं। आपने एसीटेट की जगह सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन लिख दी, ये गलत हो गया। अरे सर अभी तो आप कह रहे थे कि एसीटेट अगर आपको चाहिए हो तो आप सॉल्ट से निकाल लीजिएगा। हां, मैं अभी यही कह रहा हूं कि अगर आपको एसीटेट चाहिए तो सॉल्ट से आने वाले एसीटेट ले लीजिएगा, लेकिन ये नहीं कह रहा हूं कि सॉल्ट से आने वाले एसीटेट हमेशा सॉल्ट के बराबर होंगे। ये गलती कर दी आपने। दिस एसीटेट इज ओनली दोज एसीटेट विच आर कमिंग फ्रॉम सॉल्ट, बिल्कुल सही, बट दे आर इक्वल टू सॉल्ट, फॉल्स। सर ये सिर्फ तभी होगा जब सॉल्ट आपका 1:1 स्टोइकियोमेट्री का होगा, आप समझिएगा। लेकिन अगर मान लीजिए यही सॉल्ट ये होता, तब क्या होता? CH3COO होल ट्वाइस Ba। अब बताइए सर सॉल्ट 100% टूटेगा? हां, इससे जो एसीटेट बनेंगे वो ये बनेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तुम्हें एसीटेट की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए या सॉल्ट की? मुझे एसीटेट चाहिए था सर, तो सॉल्ट क्यों लिख रहे हो? क्योंकि सर एसीटेट और सॉल्ट बराबर है। यहां बराबर है, यहां नहीं है। यहां जो एसीटेट है वो सॉल्ट से दुगने हैं। अगर सॉल्ट C होगा तो एसीटेट 2C होंगे। तुम्हें एसीटेट रखने हैं, सॉल्ट नहीं। तो अगर तुम ये लिखते हो तो ये गलत लिखते हो। यानी एसीटेट की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। इट इज ओनली व्हेन the salt is of 1:1 stoichiometry. If the salt is not 1:1 stoichiometry, in that case, if the concentration of the salt is C, then the concentration of conjugate base will be 2C. आप यहां 2C रखेंगे। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो सॉल्ट याद करके जाते हैं, उनको सॉल्ट क्या दिखाई देगा? C, तो वो C लिख के चले आएंगे। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कहते हैं इस फॉर्मूले को तो याद ही नहीं करूंगा, ये तो गड़बड़ करता है। सबसे अच्छा फॉर्मूला है ऊपर वाला। एसीटेट चाहिए मुझे, कहां से मिलेंगे? सॉल्ट से। अगर वो सॉल्ट 1:1 है तो वही सॉल्ट वही एसीटेट। अगर वो सॉल्ट 1:1 नहीं है तो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन से कितने एसीटेट बनेंगे वो निकालेंगे और यहां पुट कर देंगे। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो मेरा फॉर्मूला है ये जनरल फॉर्मूला नहीं है। जनरल फॉर्मूला ये है, मतलब अगर आप ये लिखना चाहते हैं पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, तो बिल्कुल यहां पर मेंशन कर लीजिएगा, अदरवाइज जेई फंसा देगा एडवांस लेवल पर भी हमें। क्योंकि नहीं, व्हेन salt is of 1:1 stoichiometry. 1:1 stoichiometry मतलब एक सॉल्ट से एक हमारा एसीटेट बनता है। बात समझ रहे हैं? लेकिन अगर हमारा यही केल pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, अगर आप ये फॉर्मूला लिख रहे हैं तो ये फॉर्मूला गलत, ये तो यहां तो सही होगा बट ये फॉर्मूला अब गलत हो जाएगा। कब? व्हेन सॉल्ट इज नॉट ऑफ 1:1 स्टोइकियोमेट्री। समझिए, अब मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं। एग्जाम्पल क्या है सर? एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए मेरा सॉल्ट ये, मेरे पास ये बफर है CH3COH। पहली बात तो बताओ, क्या ये पहचान पा रहे हो कि ये बफर है? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल पहचान रहे हैं। वीक एसिड अपने कॉन्जुगेट बेस के साथ प्रेजेंट है बफर। अब अगर बफर है तो इसकी पीएच का फॉर्मूला क्या होगा? सर इसकी पीएच का फॉर्मूला अभी आप देख लीजिए। सर ये वो सॉल्ट है जो 1:1, यानी जितना सॉल्ट उतना ही एसीटेट। समझ रहे बात को? क्योंकि इसके टूटने से एसीटेट बनेंगे और एसीटेट उतने ही बनेंगे जितना ये सॉल्ट। समझ रहे हो? तो इसका मतलब इस सॉल्ट के लिए पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस अपॉन एसिड, और ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, पीके प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस की जगह सॉल्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि जितना सॉल्ट होगा
उतना ही कॉन्जुगेट बेस बनेगा। बिल्कुल फॉर्मूला सही है सर, दोनों फॉर्मूले एकदम एग्जैक्टली सही। लेकिन सर अगर ये सॉल्ट बफर ना होके ये वाला बफर होता, CH3COH प्लस CH3CO होल ट्वाइस सी, क्या ये बफर नहीं? हाँ सर ये बफर है, बिल्कुल है सर, वीक एसिड है और वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस प्रेजेंट है सर, मस्त बफर है एकदम। लेकिन सर इस बफर के लिए क्या ये फॉर्मूला लिख सकते हैं आप, पीएच इज इक्वल टू PKA प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड? क्या ये फॉर्मूला आप इसके लिए लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं सर, मुझे कॉन्जुगेट बेस तो चाहिए होता है एसीटेट, कहां से आ रहा है वो अलग बात है, सॉल्ट से आ रहा है, लेकिन मुझे कॉन्सेंट्रेशन कॉन्जुगेट बेस की चाहिए। ये फॉर्मूला तो सही है सर, लेकिन ये फॉर्मूला सही नहीं है। पीएच इज इक्वल टू PK प्लस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय, ये गलत हो गया सर, क्योंकि सॉल्ट जितने हैं उतने ही कॉन्जुगेट बेस नहीं आ रहे हैं, आप समझिए। इस केस में अगर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन A है तो कॉन्जुगेट बेस 2A बनेंगे। तो अगर आप ये वाला फॉर्मूला सॉल्ट के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो पीएच इज इक्वल टू PKA प्लस लॉग 2 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय एसिड, आपको ये लिखना पड़ेगा एंड दिस इज करेक्ट। सब लोग समझने की कोशिश करो कि ये एक यूनिक इंफॉर्मेशन है जिसको आप खूबसूरत बात समझ के अलग से नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज हमसे पूछी भी जा सकती है मेंस लेवल पर भी और एडवांस लेवल पर भी, तो कहीं हमसे गलती ना हो जाए। तो कभी ऐसा हो गया कि क्या इस बफर के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, तो आप देख लीजिए जो एक जनरल फॉर्मूला मुझे लगता है जो बच्चों को याद रखना चाहिए वो ये है, पीएच इज इक्वल टू PKA प्लस log of concentration of conjugate base डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। ये एक जनरल फॉर्मूला है जो बच्चों को याद रखना चाहिए, बस बस उसके बाद क्या याद रखना चाहिए, इफ योर सॉल्ट इज 1:1 स्टोइचियोमेट्री देन कॉन्जुगेट बेस विल बी इक्वल टू सॉल्ट, एंड इफ इट इज नॉट 1:1 स्टोइचियोमेट्री देन कॉन्जुगेट बेस कितना होगा उस सॉल्ट से वो आप निकाल लीजिएगा। अगर आपको लगता है ये 2 निकल के आते हैं तो कॉन्जुगेट बेस सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन का डबल हो जाएगा, ये देखिए डबल हो गया। अगर वो 3 निकल के आते हैं तो कॉन्जुगेट बेस सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन का 3 टाइम्स हो जाएगा। यानी ये जनरल है सर, मुझे चाहिए हमेशा कॉन्जुगेट बेस, और वो कॉन्जुगेट बेस सॉल्ट के बराबर हो भी सकता है, सॉल्ट के बराबर नहीं भी हो सकता, इट डिपेंड्स ऑन द स्टोइचियोमेट्री ऑफ द सॉल्ट। हाँ आदित्य छुट्टी हो गई तुम्हारी, जाओ बेटा। असल में दिक्कत ये कि पता नहीं तुम्हें इस तरह से पढ़ाना भी चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए, मतलब कई चीज़ें आती हैं दिमाग में कि कराएं कैसे, ऑनलाइन क्लास में बच्चों को क्या बताना है, कितना बताना है, बहुत सारी बातें दिमाग में आती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें अगर तुम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हज़ारों बच्चे एडमिशन लेते हैं, तो सब तो नहीं पढ़ते होंगे, तो इसका मतलब ये कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ते होंगे। तो जो पढ़ते हैं उनको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए, मतलब ऑब्वियसली मुश्किल चीज़ें हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, छोटा सा मोबाइल है या छोटा सा लैपटॉप स्क्रीन है, छोटा सा स्क्रीन में दिखाई दे रहा हूँ और चीज़ें चल रही होंगी, कितना कंसंट्रेट कर पा रहे हो, अगल बगल भी समझ लो चिल्ल पौ मची होगी, तो बहुत सारी बातें हैं। लेकिन ये कि अब इस चीज़ को छोड़ नहीं सकते आप, मतलब अब एक काम तो करना है, मतलब एक बार बताना तो है ही, बाकी मर्जी है कि भाई अगर तुम इसको इत्मीनान से देखो समझो या हल्का हल्का सा आइडिया लग जाए एक बार दोबारा देखो तो चीज़ें समझ में आनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे बच्चे जैसे लिख रहे हैं कि हमें समझ में आ रहा है, मज़ा आ गया वगैरह वगैरह, तो नहीं, और कहीं स्क्वायर स्क्वायर नहीं होगा, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन का डबल, गजब आदमी हो, स्क्वायर कहाँ से आ जाएगा? तुम्हें कॉन्जुगेट बेस चाहिए और वो कॉन्जुगेट बेस सॉल्ट से दुगना है, तो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन का दुगना लिखोगे ना, कोई हम केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट थोड़ी ना लिख रहे हैं, बात समझ रहे हो? तो ये समझ में आना चाहिए, मतलब ये अच्छा है। चलिए तो एक पोल कर लेते हैं यार, पोल करके बता दो कि क्या ये समझ में आया, कहाँ से पोल होता है भाई, तो ये बता दो जल्दी से, क्या ये समझ में आया?
नहीं, स्पैमर्स को कंसीडर नहीं करता मैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर स्पैमर्स के चक्कर में मत पड़िए। स्पैमर्स को कंसीडर नहीं करता, बट मुझे एक बड़ा हैरानी सी होती है क्योंकि ये आदत कभी नहीं रही। मतलब समझ रहे हो, 21-22 साल होने वाले हैं, तो ये क्लास में भी कभी भी, क्लास में भी तो स्पैमर्स होते ही होंगे ना, समझ रहे हो बात को, वो जो नोटोरियस टाइप के। लेकिन वो भी कभी कुछ करते नहीं थे। मतलब पता नहीं उनको या तो डर लगता था या क्या था। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनको नहीं पढ़ना है तो उनको नहीं पढ़ना है, बट वो देखते मेरी आंखों में थे, मुस्कुरा भी देते थे और दिखाते ऐसा थे जैसे उनको समझ में आ रहा है, क्योंकि उनको ये पता नहीं ऐसा क्यों लगता था कि नहीं, इस टीचर के सामने ये नहीं करना चाहिए कि हम शरारत करेंगे और इसको परेशान करेंगे। मतलब बात समझ रहे हो? तो अब अगर कभी कभी ऐसा होता है जैसे कोई कुछ बच्चे स्पैम करते हैं कि समझ लो, और ब्रिजेश है, तुम्हें वहां देख लूंगा, है तुम्हें हरियाणा में मारूंगा, तुम्हें फलाना करूंगा, ऐसे तो हैरानी होती है कि अबे कैसे लोग हो बे। तो कितने लोग हैं ऐसे जिनके समझ में आया? 94.99 यानी 95% लोग हैं। हाँ, 5% तो हैं, 5% तो होंगे कि बातों से लग रहा है। सवाल हो जाएगा, मैं सवाल अभी करता हूँ, सवाल भी होंगे धीरे धीरे करके, तुम्हें बर्तन की आवाज सुनने आएगी, तुम्हें सब समझ में आएगा। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, अगर तुम्हें मुझे मेरा फॉर्मूला समझ में आ गया है, मैं अभी पूरी बफर की बात करके सवाल तुम्हारे सामने ही करूंगा और तुम्हारे आए हुए सवालों को ही करूंगा, ठीक है? अब ये तो हमारा एसिडिक बफर। अब सेम कहानी, बिल्कुल सेम कहानी, क्या बेसिक बफर के लिए तुम कर सकते हो? सोचो जरा, बिल्कुल सेम। अगर मैं बेसिक बफर की बात करूं, तो बेसिक बफर को क्या कैसे बोलना चाहिए? सर बेसिक बफर को बोलना चाहिए बिल्कुल जस्ट उसी तरह से, वीक एसिड विद इट्स कॉन्जुगेट बेस। सो बेसिक बफर इज वीक बेस विद इट्स कॉन्जुगेट एसिड, बिल्कुल जस्ट उल्टा। इसे आप बोलेंगे जबरदस्त, और आज मैं प्रूफ करके नहीं दिखाऊंगा, तुम बिल्कुल प्रूफ करके दिखा सकते हो। वही कहानी होगी, जहां 1/k था यहां 1/k भी आ जाएगा, जहां k/kw था वहां kb/kw आ जाएगा। वही प्रूफ होगा, सेम प्रूफ होगा। सर आप इसके अंदर गलती से H+ डाल दीजिए, खा जाएगा सर। गलती से OH माइनस डालिए, सब खा जाएगा सर। कोई झंझटबाजी नहीं, सब निपटा देगा इसको बहुत जबरदस्त तरीके से। और 3.0 में रिएक्शन कब से स्टार्ट करेंगे मैं बता दूंगा ओम, अगर तुम्हें क्लास करनी है तो 3.0 में रिएक्शंस हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट होती हैं। अभी जीओसी चल रहा है जिसके अंदर नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स कर रहे हैं, रेजोनेंस इफेक्ट। अब मुझे लगता है कल की क्लास में हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस और ऑर्थो इफेक्ट वगैरह कराया जाएगा। और फिर अगली क्लास में मैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन और फिर एक जनरल डिस्कशन करूंगा जिसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी वगैरह कंपेयर करने के लिए बहुत, ठीक है? तो बहरहाल, तो अब ये वीक बेस है प्लस कॉन्जुगेट एसिड, बिल्कुल वैसा ही जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर बात करें तो ये हो जाएगा वीक बेस, कोई भी ले लेते हैं, अमोनिया का सोल्यूशन, अमोनिया सोल्यूशन ले सकते हैं। अमोनिया एक्वस जो होता है ना, वो यही होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनिया का सोल्यूशन ले लिया आपने, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस वीक बेस हो गया। और इसका जो कॉन्जुगेट एसिड है वो कौन है सर? कॉन्जुगेट एसिड अमोनियम आयन है। तो आपने अमोनियम आयन ले लिया, कहां से आ गए? सॉल्ट से आ गए। तो देख लीजिए सर, ये गजब हो गया सर, आप समझ नहीं सकते आपने क्या बना दिया। वीक बेस अपने कॉन्जुगेट एसिड अमोनियम आयन के साथ प्रेजेंट है, कमाल का बेसिक बफर है सर। आप चाहें तो इसको प्रूव कर सकते हैं, और नहीं तो अगर आप मान लेते हैं कि ऐसा है तो आप डायरेक्टली इसकी पीएच का फॉर्मूला या पीओएच का फॉर्मूला लिख सकते हैं। पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस की जगह क्या आएगा? एसिड आएगा, डिवाइडेड बाय नीचे एसिड की जगह क्या आएगा? बेस आएगा। सर ये मेरा एक जनरल फॉर्मूला होगा। हाँ, अगर आपको ये जनरल फॉर्मूला नहीं समझ में आता है कि आपने तो सर एनसीईआरटी में हमने पढ़ा था यहां सॉल्ट अपॉन बेस होता है, तो आप समझ लीजिएगा आप गलत रास्ते में फिर निकल गए। सॉल्ट सिर्फ वो तब होगा जब सॉल्ट हमारा 1:1 स्टोशियोमेट्री का होगा। अगर ये 1:1 स्टोशियोमेट्री का सॉल्ट नहीं है तो इट विल नॉट बी सॉल्ट। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं कि नहीं? अरे भाई ब्रिजेश तो परेशान हो गया। अबे ब्रिजेश समझा करो, अब कोई ना कोई तो आदमी पकड़ में आता है, हमने तुम्हें पकड़ लिया, लेकिन जरूरी नहीं कि तुम ही को कह रहे हैं। बस ये ललित जो है दलाल, ललित दलाल साहब जो है 1.0 का फादर 2.0, 2.0 का फादर 1.0, और यहाँ अपनी बैंड बजी है, अपना ही राज समझ में नहीं आ रहा है कि हम कर क्या रहे हैं। कुछ समझ रहे हो? जैसे अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उससे समझ में और आ जाएगा। इसकी पीएच का फॉर्मूला, अगर आप पीएच निकालते हैं तो इसके बाद पीएच कैसे निकल के आएगी? इसके बाद पीएच निकालनी हो तो 14 में से पीओएच माइनस कर दीजिएगा, ये आपकी पूरी सिचुएशन तैयार हो जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं बात को? ये आपकी पूरी बात हो जाएगी, ये आपकी पीएच आ जाएगी। हाँ, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि इस बफर के लिए, मान लीजिए ये बफर है, अमोनिया सोल्यूशन प्लस
NH4 होल ट्वाइस S, ये लेते हैं। ठीक, अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इस बफर, पहली बात तो ये बफर है कि नहीं, हाँ सर बफर है, अमोनियम आयन भी मिल जाएंगे और अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो ले ही रखा है, तब बिल्कुल बफर है, बहुत बढ़िया। इस बफर के लिए पीएच का फॉर्मूला ये है, pH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस, या फिर ये पहला ऑप्शन, या फिर POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड डिवाइडेड बाय बेस। एक ये ऑप्शन आ गया। तीसरा ऑप्शन है POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस, ये तीसरा ऑप्शन हो गया। और चौथा ऑप्शन है POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट बाय बेस, ये तीसरा ऑप्शन हो गया। चौथा ऑप्शन, अब देखो इसमें फिर वही है, ये बड़ा अच्छा मेंस का सवाल बन जाएगा। मान लीजिए ये मेंस लेवल पे सवाल आ गया, मस्त हो जाएगा एकदम। बहुत सारे बच्चे गलत करके आएंगे, पूछेगा इनमें से कौन सा आंसर आपको सही लगता है, तो बहुत सारे बच्चे इसको गलत करके आएंगे, क्योंकि वो तो याद करके गए थे, उन्होंने अपने हिसाब से याद कर रखा था, उन्होंने तो ये याद कर रखा था कि ये तो चलो गलत, जल्दबाजी में गलत मत करना, ये पीएच है, जबकि हमें पता है बेसिक बफर में पीएच की जगह पीओएच होना चाहिए। ठीक, तो पीओएच इज इक्वल टू पी के, ज्यादातर बच्चे इसको टिक कराएंगे, वो कहेंगे भैया ये सही, लॉग सॉल्ट बाई बेस। लेकिन वो नहीं जानते कि लॉग सॉल्ट बाई बेस गलत है, सॉल्ट ही गलत है। समझो बात को, ये सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। सही क्या है? सही है सर पीओएच होगा, ये तो जनरल है सर, सेकंड तो जनरल फॉर्मूला है। अब अगर आप कॉन्जुगेट बेस की जगह सॉल्ट लिखना चाहते हैं तो साफ दिखाई देता है कि ये जो मेरा सॉल्ट है अमोनियम सल्फाइड, ये अमोनियम सल्फाइड डिसोसिएट करके दो अमोनियम आयन बनाएगा सर, दो अमोनियम आयन बनेंगे। इसके अलावा हुआ सॉल्ट की जो भी कॉन्सेंट्रेशन है, दिस इज सॉल्ट एंड दिस इज कॉन्जुगेट एसिड। साफ दिखाई देता है कि हमारा जो कॉन्जुगेट एसिड है वो सॉल्ट से दुगना बनेगा। अरे भाई दिख रहा हो ना, ये मोल कॉन्सेप्ट तो आता होगा, एक से दो बनते हैं, तो यानी सॉल्ट अगर x है तो अमोनियम 2x बनेंगे। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप इसको सॉल्ट के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो जहां पर भी कॉन्जुगेट एसिड है आप उसको अगर सॉल्ट लिखना चाहते हैं तो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने से, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने से आपको कॉन्जुगेट एसिड की कॉन्सेंट्रेशन मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ इसका थर्ड ऑप्शन भी सही होना चाहिए। तो सही आंसर जो है वो 2 और 3 आना चाहिए, समझो। हाँ, एक आदमी कह रहा है मल्टीपल नहीं आते मेंस में, हाँ बात तो सही है, ये मल्टीपल तो नहीं आते हैं, लेकिन अगर ऐसा सवाल आ जाए A 2 and 3, B 3 and 4 सो ऑन ऐसा करके, तो इस फॉर्म में आप आंसर दे सकते हैं कि आंसर हमारा 2 और 3 दोनों आएंगे, B and C बोथ। क्लियर है? अट्ठारह हजार का पेन गिरा दिया, 18,000 का पेन है। हाँ नमस्ते सर, बाय 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 बाय। क्लियर है? सब लोगों को समझ में आ गया? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये ले लीजिए सर, ये सवाल कुछ भी ले लेते हैं, बफर का सवाल ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ये लीजिए, जल्दी से बताओ इसका आंसर। और ये मैं तुम्हें सवाल करने के लिए दूंगा, तुम सब लोग इसको करने की कोशिश करना, सारे सवाल, कई सवाल मैं बफर के लाया हूं, आराम से करना, जिसने सुन लिया है, बात समझ ली, उसको फटाफट आंसर निकल आएंगे, फटाफट आंसर। जैसे ये सवाल एक कर लेते हैं, द डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी एसिटिक एसिड की के वैल्यू दे रखी है, दिस इज के। ठीक, कर क्या रहे हैं, 25 ml 0.2 मोलर एसिटिक एसिड को मिक्स कर रहे हैं 25 ml 0.02 मोलर एसिटिक एसिड से। आपको पीएच बतानी है, पीएच आपको दे रखी है 5। अब देखो क्या क्या दे रखा है, 25 ml 0.2 मोलर एसीटेट, यानी एसीटेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हुई, एसीटेट आयन के जो मोल्स होंगे, कितने मोल्स होंगे, एसीटेट आयंस के जो मोल्स होंगे वो होंगे 25 इंटू 0.2, यानी 25 दूनी 50, यानी 5 मोल्स, 5 मिलीमोल्स, है ना। और जो हमारा एसिटिक एसिड है उसके कितने हैं,
एसिटिक एसिड ये है, तो मिलीमोल्स ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH वो कितने हैं, वो हैं 25 इंटू 0.02, 25 इंटू 0.02, 25 इंटू 0.02 ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे पॉइंट, सही कर रहे हैं क्या, 0.5। ठीक है। अच्छा, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि अगर आप कंसंट्रेशन निकालना चाहते हैं तो अब एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन चेक कर सकते हैं, बल्कि ऐसे भी सोच सकते हैं सर कंसंट्रेशन तो पहले आपकी 0.2 थी, अब आप दोनों जगहों पर 25 ml मिला रहे हैं, तो 25 ml मिलाने से आपका जो टोटल वॉल्यूम है वो 50 ml हो जाएगा, यानी डबल हो जाएगा। अब 50 ml अगर आपका वॉल्यूम डबल हो गया तो जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आधी हो जाएंगी, यानी इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन, वो निकाल के भी देख सकते हो, देखो यहाँ निकालते हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी होंगी एसीटेट आयन की, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन आप निकाल के भी देख सकते हैं। कंसेंट्रेशन क्या होती है, मोल्स बाय वॉल्यूम, तो मोल्स कितने हैं 5, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा सर, वॉल्यूम 25 और 25 मिलकर 50 हो जाएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी 0.1 मोलर। इसी तरह से यहां से अगर कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं एसिटिक एसिड की, वो कितनी हो जाएगी, उसके मोल्स कितने हैं 0.5 और वॉल्यूम कितना हो गया 50, तो कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी 0.01। अब जरा बफर का फॉर्मूला लगा लेते हैं, pH इज इक्वल टू, जो की वैल्यू दे रखी है 5, pH इज इक्वल टू pKa, pKa कितना होगा, pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। कॉन्जुगेट बेस कितना है भाई, कॉन्जुगेट बेस मेरा एसीटेट है जो कि 0.1, ऊपर आ गया 0.1, नीचे आ गया आपका 0.01, लॉग के अंदर आ रहा है 10, लॉग 10 होता है 1, इसका मतलब ये हुआ कि जो pKa है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, pKa की वैल्यू हो जाएगी 5 - 1, ये सब गणित की कहानी है, अपने आप समझना, 4, यानी pKa की वैल्यू 4 है, जबकि हमारे हिसाब से दिस इज x इंटू 10⁻⁵। अब आप सोचिए तो K कितना होगा, तो K होगा 10⁻⁴। समझ रहे हो बात को, अगर pK 10⁻⁴ है तो हमारा K की वैल्यू 10⁻⁴ होगी, उसके हिसाब से K कितना है, उसके हिसाब से K इतना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे हिसाब से K 10⁻⁴ है, विच इज x इंटू 10⁻⁵, तो x की वैल्यू कितनी आ रही 10⁻⁵, तो x की वैल्यू कितनी आ रही 10, सर x की वैल्यू ये 10 आ जाएगी। सोचिए डायरेक्ट फॉर्मूले पे सवाल, डायरेक्ट फॉर्मूले पे सवाल, 2023 का शिफ्ट का सवाल, सीधे बफर का फॉर्मूला, pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस बाय एसिड। बस ध्यान क्या रखना था सर, जब दो सॉल्यूशंस को मिक्स किया जाता है, हालांकि तुम अगर 0.2 और 0.02 रख देते तो भी आंसर सेम आता, बस मारो, लेकिन फिर भी लॉजिकली अगर देखें तो सर 25 ml इसके 25 ml इसके, अगर दोनों के 25-25 ml मिलाओगे तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा, वॉल्यूम डबल हो गया तो कॉन्सेंट्रेशन आधी हो जाएगी, तो इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.1 हो जाएगी और इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.01 हो जाएगी, बस जो आपने अलग से निकाल भी लिया है। तो आप चाहे तो मोल्स पहले निकालकर कॉन्सेंट्रेशन निकालें, या फिर सीधे सीधे बोल दीजिए कि सर वॉल्यूम के डबल होने से कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएंगी और बड़े आराम से लॉग का फॉर्मूला लगाकर के की एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है, सबको ये बात समझ में आ गई। और इस तरह के मैं कई सवाल लाया हूं और तुम्हें इस तरह के कई सवाल आज करने के लिए दूंगा। कल जो है हम इन्हीं को अगली क्लास में इन्हीं को एक बार डिस्कस भी करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है, तो कल की क्लास में सब लोग जितना भी अभी तक कराया है उसको रिवाइज करेंगे। कल हम अब तक जितना किया है उसके ऊपर एक सवाल बनाएंगे जिसमें अब तक के पूरे टॉपिक रिवाइज हो जाएंगे। क्लियर है, तो चलिए आज इतना ही करते हैं, अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। ये सारे आगे के सवाल मैं होमवर्क में डाल दूंगा, प्लस एक होमवर्क और भी होगा। जिनके पास पीडब्ल्यू का मॉड्यूल है वो एक्सरसाइज 2 36 से लेके 65 क्वेश्चंस ये और कर लेंगे, तो ये तुम्हारे पास करने का काम होगा। तो सब लोग एक बार जम के मेहनत करें। बाकी यही है कि भाई जैसे जैसे टाइम पास आता जा रहा है वो दिखाई दे रहा है, जैसे जैसे टाइम पास आता जा रहा है कुछ बच्चे अब स्पैमर बनने लगे हैं, यानी कहने का मतलब उनको ये समझ में आ गया कि उनसे नहीं होगा। तो ये एक अच्छी खबर है क्योंकि हम अपने कंपटीशन को कम होता हुआ देख रहे हैं। जो पढ़ रहे हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है कि जिस तरह से तुम्हारे बैच के कुछ बच्चे अब स्पैमर बनते जा रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग, अब बहुत सारे बच्चे जो तैयारी कर रहे थे उनमें से बहुत सारे लोग स्पैमर बनते जा रहे हैं। इसका मतलब युवा से जैसे जैसे वक्त पास आएगा कंपटीशन हमारा वो इन गधों से
कम होता चला जाएगा। तो अच्छा है ये लोग कन्वर्ट होते जा रहे हैं और हमारा कंपटीशन जो है वो इजी हो रहा है। तो लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि जो लोग कोशिश कर रहे थे वो अपनी कोशिश को बढ़ाते रहें, ताकि ये गधे छटते चले जाएंगे और आप धीरे से करके आगे निकल आएंगे। लेकिन अगर आप भी उसी स्पैमर बनने में चले गए तो बर्बाद हो जाएंगे। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं ना क्या कह रहा हूं? तो इसका मतलब ये हुआ जैसे जैसे वक्त पास आता है लोगों की हिम्मत टूटती है और वो बौखलाहट में अजीब अजीब सी बातें करते हैं। तो ऐसा हर जगह होता है। तो ऐसे में जो बच्चा सिंसियरली कॉन्सेंट्रेशन के साथ आगे बढ़ता चला जाता है उसका कॉम्पिटिशन अपने आप ही कम होता चला जाता है और वो बहुत आसानी से अपनी मंजिल को पा लेता है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो सब लोग कोशिश करें, जम के मेहनत करें और मुझे लगता है कि रिजल्ट लाया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो आज इतना ही करते हैं, अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक के ऊपर एक बढ़िया सवाल करके सॉल्युबिलिटी पर स्विच कर जाएंगे। तो आज इतना ही करते हैं, अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच।